तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सेंगवान फुयुंग होता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, प्राइम मिनिस्टर न केवल स्वारिंग स्वाड चाहते हैं बल्कि जब ईस्टर्न लैंड पर हमला करेंगे तो उसके लिए भी सावधानी बरतना चाहते हैं। देन वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, लालची मनुष्य का सबसे नीच गुण होता है जिससे मैं भी नहीं बच सकता। और ये एकदम एक पत्थर से दो निशाने लगाने जैसा था। देन वैसे जो किंग होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ, लेकिन तब भी सेंगवन क्लैन के पास कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है, तो इससे क्या वो बलि के बकरे बनेंगे। मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँ तो ये सब कुछ यहाँ पर इनकी चाल है। जो यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर है वही ये सारी चाल चल रहा है, लेकिन जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो इन सबको मतलब कि जो ये किंग था इसको भी अपने नीचे दबा करके रखना चाहता है। इसी वजह से जो ये किंग था वो भी इसके खिलाफ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस पूरे जगह पर मतलब कि जो ये सेंट्रल प्लेन है एरिया है वही यहाँ पर सब जगह रूल करता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तो ये लोग ऐसी और बातें करते हैं और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो फिगर आके लैंड होते हैं और ये और कोई नहीं जूफेन और किंग येन का कजन होता है। तो मैं तुमको यहाँ पर एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर जो किंग येन होता है वो जूफेन से कहता है जल्दी से आगे जाओ, जाके वहाँ पर कुछ आगे आदमी होंगे और जाओ जाके वहाँ पर जांच करो जाके। लेकिन जो जूफेन होता है उसको तो सब कुछ पता ही था, वो यहाँ पर किस लिए लेकर आया है जूफेन को। वो यहाँ पर जूफेन को बहुत ज्यादा ही अच्छा सबक सिखाना चाहता था और जूफेन को आगे इसलिए भेज रहा था क्योंकि जूफेन आगे चला जाएगा तो वैसे ही वो पीछे जूफेन के ऊपर अटैक कर देगा और जूफेन को भी ये सब कुछ अच्छे से पता था। इसीलिए जूफेन बहुत ज्यादा सोचता है, फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और फिर वैसे वो आगे जाने लगता है। फिर वैसे ही वो पीछे अपने पीछे किंग येन के कजन को नोटिस कर लेता है जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए पीछे से आ रहा था। लेकिन वहाँ पर जूफेन सोचता है कि मुझे इससे डॉज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर जूफेन इसको डॉज करता तो फिर वो समझ जाता कि जूफेन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, और अगर डॉज नहीं करता तो जूफेन की लाइफ भी खतरे में आ सकती थी क्योंकि वो एक ऐसा वैसा अटैक नहीं होगा, वो एकदम सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट होगा जो कि जूफेन की बॉडी को बहुत ज्यादा ही डैमेज करता है। लेकिन जो जूफेन की भी बॉडी थी वो भी सोल हार्मनी स्टेज जितनी हार्ड हो चुकी थी, इसीलिए जूफेन भी उसको सह सकता था। तो फिर ये सब कुछ सोचने के बाद जो जूफेन होता है वो डिसाइड करता है कि वो उसके अटैक को डॉज या फिर ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि जो किंग येन का कजन है वो उसको मारना नहीं चाहता है। इसीलिए जो जूफेन था वो भी अब रेडी हो चुका था उसके अटैक को अपने शरीर पर लेने के लिए। और फिर वैसे जो किंग येन का कजन होता है वो उसके ऊपर हिट कर देता है और फिर उसी समय जो जूफेन होता है वो नाटक करता है अपने मुंह से खून निकालने का और बहुत ज्यादा नाटक करके जमीन पे गिर जाता है। इस समय जूफेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो ऐसे नाटक कर रहा था और किंग येन को भी सब कुछ सही लग रहा था कि हाँ ये यार इसको बहुत ज्यादा चोट आई है। और फिर वो जूफेन को धमकी देता है कि किंग येन से दूर रहो, तुम्हारा जैसा लोग, तुम्हारे जैसा एक तुच्छ आदमी उसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। फिर ये कहने के बाद जो उसकी आंखें होती है वो खून की प्यास से भर जाती हैं और इस बार वो शायद जूफेन को जान से मारना चाहता था और इस बार जूफेन भी समझ चुका था और इसीलिए जूफेन यूज करता है अपने डोमेन सोल का और फिर उसका यूज करके उसको बहुत ज्यादा पीटता है, उसे दे तमाचे देता ही रहता है। मतलब सोल डोमेन में इसने एक ऐसा चीज बनाया था मतलब उसमें एक आदमी बोल रहा था कि तुम मुझे अपना मास्टर बना लो, लेकिन जो वो कजन था उसका किंग येन का वो नहीं मान रहा था, कह रहा था कि मैं पहले ही सेंगवन क्लैन का डिसिपल हूँ, मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं बना सकता। लेकिन बस वहाँ पर आवाज आ रही थी, कोई दिख नहीं रहा था और जो जूफेन था वो वहीं पर ऐसे पड़ा हुआ था, इसलिए वो सोच रहा था कि जूफेन तो नहीं कर सकता, कोई और ही है यहाँ, और ये कुछ नहीं सब कुछ जूफेन का एक इल्यूजन था। और फिर ऐसे ही जूफेन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एविल हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेंचुरी से जी रहा हूँ और भी ऐसा वैसा, तुम मुझे अपना मास्टर बना लो, अगर नहीं बनाओगे फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। फिर वो मना करता है और फिर जो जूफेन होता है उसको पीटने लगता है। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, एकदम मरने पर आ जाता है, तो फिर वो फाइनली उसको अपना मास्टर बना ही लेता है। लेकिन तब भी जो जूफेन होता है उसको मारता रहता है। तो फिर वो भी कहता है अब क्यों मार रहे, मैं तो तुम्हारा डिसिपल बन चुका, तब भी तुम मुझे मार रहे हो। फिर वैसे ही जूफेन कहता है मेरे सामने झुकेगा कौन, मेरे सामने 100 बार सर झुकाओ। फिर वैसे ही वो कहता है लेकिन 3 बार सर झुकाया जाता है अपने मास्टर के सामने, तो फिर आप 100 टाइम्स क्यों कह रहे हो। तो फिर जो जूफेन होता है वो कहता है 3 मेरे लिए और 97 मेरे डिसिपल्स के लिए जो कि मर चुके हैं। ये सुनकर तो उसके सदमा लग जाता है कि उसके 97 डिसिपल मर चुके हैं और ये उसके लिए और मतलब उनके लिए ये अपने आप को झुकाने के लिए कह रहा है। 3-4 बार नहीं वो भी 100 बार, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, जो भी जूफेन कहता वो करता। और फिर वैसे ही वो करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कैसा ही मास्टर, इसने अपने सारे डिसिपल्स को मार डाला, क्या ये मेरे साथ भी ऐसी हालत करेगा। और इसको देखने से भी ऐसा ही लगता है कि ये सही में बहुत ज्यादा ही एविल है, इसकी बातों से यही लग रहा है। लेकिन फिर वो उसके सामने 100 बार पूरा झुकता है, उसको अच्छे से ग्रेड करता है, फिर अपने मास्टर से कहता है मास्टर कंप्लीट हो गया। और फिर जैसे ही कंप्लीट होता है दोबारा से जूफेन उसको मारता है, दे तमाचे लगाता ही रहता है। देन वो दोबारा से कहता है आखिरकार अब क्यों मुझे मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने 100 बार झुक भी चुका हूँ लेकिन तब भी तुम मुझे मारते ही जा रहे हो। वो भी हंसते हुए कहता है अरे बच्चे सॉरी, वो मेरी आदत है ना, मैं बहुत ज्यादा ही एविल हूँ, बस ये सब कुछ मेरे
हमारे लिए एक खेल है और इसीलिए जो मेरे हाथ होते हैं वो अपने आप ही चलने लगते हैं। और फिर ये कहने के बाद दोबारा से उसके राफ्टे मारता ही रहता है। इस समय किंग यन के कजिन को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि यार ये मास्टर है कि क्या है, मुझे ये मार ही डालेगा क्या। लेकिन तब भी जो जूफन होता है वो उसको लगातार मारता ही रहता है और इसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है उसी जंगल में। वहीं पर एक आदमी लेटा होता है, बेहोश होता है और उस आदमी का जो फेस था वो एकदम ही सूज चुका था। उसकी शक्ल पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अगर कोई भी उसे देखता तो नहीं पहचान पाता कि वो लड़का है तो है सिर्फ उसके मदर को छोड़कर। और इस समय वो बेहोश हालत में वैसे ही पड़ा था उसी जंगल में। और फिर वैसे ही उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें ओपन होती हैं तो वो वैसे ही अपने इधर उधर जल्दबाजी में देखने लगता है कि उसके आसपास कोई है तो नहीं। और जब वो अपने आसपास देख लेता है तो फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है क्या वो सब कुछ एक सपना था या फिर वो सब कुछ असलियत में हुआ था। लेकिन वो आदमी तो मेरे आसपास दिख नहीं रहा है। आखिरकार वो आदमी गया तो गया कहाँ। हाँ जरूर ये मेरा सपना ही होगा, क्योंकि अगर वो आदमी यहाँ पर होता तो यहीं पर आस ही पास होता। लेकिन अब देखने से ऐसा लगता है कि वो सब कुछ एक सपना ही था। और इस चीज को देखकर उसे बहुत ज्यादा राहत मिली कि उसे एक जैसा भयानक मास्टर नहीं मिला जिसने अपने डिसिपल्स को ही मार डाला हो। और ऐसे ही वो अपने आप से बातें कर रहा था। लेकिन वैसे पीछे किसी की हंसने की आवाज आती है और ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी। और दोबारा से पीछे से कोई कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, अपने मास्टर के बारे में। और ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत था जो तुम्हारे साथ हुआ। और जब किंग यन का कजन ये देखता है तो वैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वैसे अपनी बातों को पलटते हुए कहता है अरे अरे मास्टर, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, मैं तो उन गार्ड्स के बारे में बात कर रहा था। वो हरामी कहेंगे अपना अच्छे से काम नहीं करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए हैं। तो मैं इसीलिए उनकी बात कर रहा था, उनको चकमा देकर अंदर आ गए, इसीलिए मैं उनकी बुराई कर रहा था कि उनके गार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इन स्वर्ड किंग के गार्ड एकदम बेकार हैं। देन जो जूफन होता है वो भी कहता है हाँ हाँ बच्चे, मैं एकदम अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी सेंचुरी से जी रहा हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या था। लेकिन तुमने उन गार्ड्स के बारे में तो सही कहा, उनकी वजह से ही हमें आसानी हुई इस सिटी में आने के लिए, और तुम्हारा क्लैन भी यहाँ पर आसानी से आ गया। सही में ये बात तो कहनी पड़ेगी कि उनके जो गार्ड्स हैं वो ढिलाई करते हैं अपने काम में, इसीलिए हम लोग अंदर आ गए। और वैसे भी जो भी हो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन बच्चे तुम्हें अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन वैसे ही जो किंग येन का कजन होता है वो भी कहता मास्टर मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत सारे सालों से जिंदा है तो इसलिए मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहता है बस मैं एक बार अपने चाचा के पास वापस चला जाऊँ, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, और अगर फिर तुम मुझे मिल गए दोबारा तो फिर मैं तुम्हें जिंदा ही मतलब तुम्हारे जिंदा होते हुए ही तुम्हारी खाल को उतरवा दूंगा। और ये ऐसे ही अपने मन में जूफन की बुराई कर रहा था कि बस मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर देख बेटा मैं तेरी कैसी बैंड बजाता हूँ। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद उससे अच्छे से कहता है मास्टर मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देन वैसे ही जूफन कहता है हाँ बेटा मैं तो अच्छे समझता हूँ, तुम तो मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ रहे हो क्यों है ना, जब मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। वैसे ही किंग येन कहता है आप मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये कहने के बाद दोबारा से अपने मन में वही सारी बातें कहता है। और जूफन को तो पता ही था कि ये अपने मन के अंदर क्या क्या सोच रहा है, क्योंकि जूफन शकल को देखकर ही सब कुछ बता देता है कि उसका नेचर कैसा है, कि वो आगे क्या कर सकता है और आगे क्या करने की सोच रहा है। देन जो जूफन होता है उसके 3-4 राफ्टे और लगाता है, वो भी कहता है आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन मुझे अब मारिए मत, मैं आपका डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ पूरी अच्छी तरीके से, जो आप कहेंगे मैं वही मानूंगा। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद जो जूफन होता है वो भी कहता है चलो फिर ठीक है। फिर वैसे ही जूफन दोबारा से कहता है तुम अपने युवान की को अपनी बॉडी में फ्लो कर दो, फिर अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो तो। जैसे ही वो अपने युवान की को अनलीश करता है वैसे ही उसके चेस्ट पे कुछ गोल्डन वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। ये था जूफन का डिमोनिक साइन जो कि उसके ऊपर अपीयर हो चुके थे। फिर जब अपीयर हो जाते हैं वैसे ही जूफन कहता है ये मेरे साइन है और जो जो मेरा डिसिपल बनता है, और ये साइन उसके चेस्ट के ऊपर लग जाते हैं। और अब इसका मतलब ये है कि जब तुम सेंगवान क्लैन में जाओगे तो वो तुम्हें अपना डिसिपल नहीं बनाएंगे जब वो लोग नोटिस करेंगे ये चीज, तो इसलिए अब तुम मेरे डिसिपल हो। और जब किंग येन का कजन ये सुनता है तो वैसे ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वैसे ही कहता है मास्टर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा सारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा सेंगवान क्लैन का, मैं वहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट गेन करना चाहता हूँ, और अगर ये साइन मेरे क्लैन वालों ने नोटिस कर लिया तो फिर वो लोग मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल देंगे और मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं रह जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं एक बार वहाँ का क्लैन लीडर बन जाऊंगा तो मैं उसका आधा पार्ट आपको भी दूंगा, तो प्लीज अभी आप इसको हटा लीजिए, मुझे नहीं पता लेकिन आप इसको हटा लीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। और जब जूफन ये सुनता वो भी कहता चलो ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो तो फिर ठीक है। और फिर वैसे ही जूफन उसे हटा लेता है उस मार्ग को, और फिर वैसे ही कहता है अगर तुम्हारे क्लैन लीडर को ये पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, उसे कितना ही पछतावा होगा, उसे फिर तुमसे तो घिन आएगी, लेकिन तब भी जो भी हो इसमें तो मेरा ही फायदा है, तो चलो फिर ठीक है। फिर वैसे ये लोग और बातें करते हैं। फिर वैसे ही जो जूफन होता है वो उसके राइट हैंड में कोई युवान की का इक्विपमेंट होता है उसको दबाने के लिए कहता है, जैसे ही वो दबाता है फिर वैसे जो उसका राइट हैंड होता है वो जलने लगता है गोल्डन फ्लेम से, और फिर वैसे उसका जो हाथ होता है वो काम करना बंद कर जाता है, और उसके उसी
उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर वो वैसे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर आखिरकार अब ये आप क्या कर रहे हो, इसी से बंद कर दो। तो फिर वैसे जूफेन भी बंद कर देता है और उससे कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर अगली बार इसकी जगह ब्लैक फ्लेम होगी और वो मेरी सबसे खतरनाक फ्लेम है। शुक्र बनाओ ये तो गोल्डन फ्लेम का सिर्फ एक अंश ही था, और अगर इसकी जगह जो ब्लैक फ्लेम होती तक कि तुम मर चुके होते। और अगर तुमने कभी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो फिर अगली बार सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। देन जो किंग येन होता है वो भी कहता है, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर जब जूफेन ये सुनता है तो फिर वैसे ही वो कहता है, चलो तो फिर ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और यहाँ करना क्या चाहते हो, मुझे तुम सब कुछ साफ साफ बताओ, हर एक चीज जो तुम्हें पता है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो बुक ऑफ एस्पर के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो गाइस कल वाली वीडियो में ना मैंने ध्यान नहीं दिया था और उस वाली वीडियो में 2 मिनट के बाद डबल वॉइस हो गया था और मैंने जैसे ही वीडियो को अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद जो मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज बचा नहीं था। और फिर जब मैंने रात को कमेंट्स पढ़े तो वहाँ सभी लोग कह रहे थे कि डबल वॉइस हो गया। जब मैंने खोल के देखा तो सही में डबल वॉइस था। फिर मैंने उस वाली वीडियो को रात को ही डिलीट कर दिया था। तो कल मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया था तो मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना हो तो मैं उसको एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। आधा मिनट ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो अब कंटिन्यू करते हैं। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग जो जूफेन होता है वो सैंगवान यूलिंग से पूछता है, मैं जो कुछ भी पता है वो सब मुझे बता दो। तो जो सैंगवान यूलिन होता है वो पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, देन फिर वो सब कुछ बता देता है जूफेन को। और फिर वैसे ही जूफेन अपने सर को हिलाते हुए कहता है, उसकी सारी बात सुनने के बाद, अच्छा मैं देख सकता हूँ। तो इसीलिए जो ईस्टर्न लैंड का डिवाइन वेपन है जिसे कि स्वारिंग स्वॉर्ड भी कहते हैं वो ईस्टर्न लैंड से यहाँ पर लाया गया है सैंगवान फीयुंग के द्वारा। तो इसीलिए जो सैंगवान क्लैन था उसने अपने घर को छोड़ दिया क्योंकि वो सभी लोग अपने ट्रेजर को अपने घर में लाना चाहते हैं, अपने घर वापस ले जाना चाहते हैं। देन वैसे ही जो सैंगवान यूलिंग होता है वो अपने चारों तरफ ब्लैक व्हाइट को देखते हुए जूफेन की एक शैडो को पाया और फिर वैसे दोबारा से कहता है, मास्टर आपने कहा था कि आप सब कुछ जानते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ अभी पता चला? देन वैसे ही जूफेन भी कहता है, तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। फिर दोबारा से जूफेन गुस्से में कहता है, तुम्हें बस मेरे सवाल का जवाब देना है और अगर तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश करते हो और फिर अगर मुझे पता चल गया तो फिर। देन वैसे ही जो सैंगवान यूलिंग होता है वो भी कहता है, मुझे पता है कि आप मेरे साथ क्या करोगे, मैं सब कुछ जानता हूँ इसीलिए मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। देन वैसे ही सैंगवान यूलिंग उसको अंदर ही अंदर गाली देते हुए अपना सर हिलाता है और फिर अपने मन में कहता है, बूढ़ा बदमाश बहुत चालाक है, ये किस तरह से काम करता है उससे मालूम चलता है कि मैं इससे कुछ भी नहीं छुपा सकता और जैसे ही मैं इसके सामने झूठ बोलूंगा या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करूंगा देन वैसे ही वो मुझ पर अपने गोल्डन फ्लेम्स को छोड़ देगा, फिर मुझे पलक झपकते ही आसमान में उड़ा देगा। देन दोबारा से अपने मन में कहता है, ये सैंगवान क्लैन के प्रति मेरे विश्वासघात की शुरुआत है, मैं अपने सैंगवान क्लैन से गद्दारी कर रहा हूँ और ये मेरा पहला कदम है। जूफेन को पहले से ही पता चल गया था कि ये आदमी अंदर से ट्विस्टेड है, इसलिए उसे लगा था कि वो क्लैन के लिए कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन उसने ग्लोरी की बजाय सेल्फ प्रिजर्वेशन चुना और इसी से उसकी बातें विश्वास नहीं हो गई और वो एक उपयोगी यंग मास्टर बन गया। देन वैसे ही जूफेन उससे पूछता है, अगर मैं उस स्वारिंग स्वॉर्ड को चाहूँ क्या तुम मुझे उस स्वॉर्ड को दिलाओगे और क्या तुम सैंगवान क्लैन के लिए अपनी जान दे दोगे या फिर तुम मुझे वो तलवार ला के दोगे, ये अब तुम्हारी चॉइस है। देन वैसे ही जो सैंगवान यूलिंग होता है वो उससे पूछता है, मास्टर आप आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरी जान सर के हाथों में है, बेशक मैं अपनी जान के बदले आपको तलवार दूंगा। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कठोर नजरों से उसको देखने लगता है, फिर लेकिन वैसे ही वो हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है, चलो ये बढ़िया है कि तुम जानते हो कि कब समझौता करनी है। ये सब कुछ जानकर मुझे राहत मिली क्योंकि मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम को सौंपा है, इम्पोर्टेंट टास्क तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। जब वही किंग येन का कजन मतलब कि सैंगवान यूलिंग जब ये सुनता है तो वो वैसे ही कहता है, कैसा टास्क, आपने तो मुझे किसी टास्क के बारे में बताया नहीं। तो तब जूफेन कहता है, जब समय सही आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक कि तुम सैंगवान क्लैन में मौज कर सकते हो। और फिर इनके बीच में ऐसी और बातें होती हैं जो कि अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जूफेन का सारा काम बन गया। जूफेन को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब उसका सारा काम यही कर देगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जो ये सैंगवान यूलिंग है वो जूफेन को ला कर देगा। इसलिए जूफेन को अब कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सैंगवान यूलिंग आराम से उसको ला करके देता रहेगा। जूफेन को भी अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें गू फैमिली के हाउस होल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीडर होते हैं वो बीच में बैठे होते हैं और सामने की तरफ मतलब जो सैंगवान क्लैन के लीडर होते हैं वो बीच में बैठे होते हैं और सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं और किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और वहीं पर पीछे जो किंग येन होती है वो भी बहुत ज्यादा चिंता में टहल रही होती है। उन्हीं के पीछे जो गुसंगटन होता है वो एक चेयर पर बैठकर अपने खिलौने से खेल रहा होता है। इस समय जो क्लैन लीडर थी उनकी नजरें सिर्फ उस दरवाजे
दरवाजे पर टिकी हुई थी। इस समय वो भी थोड़ी सी चिंता में लग रहे थे। देन वैसे ही जो किंग येन होती है वो क्लैन लीडर से कहती है, मतलब कि अपने फादर से कहती है, फादर आखिरकार कजन यूलिंग सर गु कहाँ चले गए? अब तक कि उन्हें आ जाना चाहिए, उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? और आखिरकार वो लोग किसकी तलाश करने के लिए चले गए? आपने उनसे कुछ कहा भी नहीं था, तब भी वो अपने आप ही आसपास की जांच करने के लिए चले। अब देखिए वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए और आखिरकार सेंगवान यू उन्हें किस लिए लेकर गया होगा सरगु को। और ऐसे ही जो किंग येन होती है बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। इस समय वो बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही थी। जब किंग येन अपने फादर से ये पूछ रही थी, वैसे ही जो इनका फादर होता है वो कहता है, मुझे भी नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं और कैसे होंगे, मैं बस आशा कर सकता हूँ कि वो लोग बस सही सलामत लौटे। जब वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, वैसे ही दो लोगों की जल्दबाजी में दौड़ने की आवाज आ रही होती है, उनके सामने वाले दरवाजे की तरफ आ रहे होते हैं। ये होते हैं दो गार्ड्स। जब वो गार्ड्स अंदर आते हैं, वैसे ही जो किंग येन होती है उन गार्ड से पूछती है, आखिरकार क्या हुआ? वो लोग क्या तुम्हें मिले? क्या तुम लोगों को उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? देन वैसे ही वो गार्ड्स कहते हैं, मिस किंग येन अभी तक वो दोनों लोग वापस नहीं आए हैं। यंग मास्टर यूलिंग और सर गो और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली हमें। अगर हमें उनके बारे में कोई भी चीज पता चलती है, कोई भी बात पता चलती है, तो वैसे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे आपको इन्फॉर्म करने के लिए। किंग येन भी कहती है, ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। देन वैसे ही वो गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। देन दोबारा से किंग येन फादर से कहती है, फादर आखिरकार सेंगवान यूलिंग सर गु को कहाँ लेकर गए? अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या ही होगा? पहले तो हम लोग उनके घर में गेस्ट की तरह रहने के लिए आए, और अब देखो सेंगवान यूलिंग ने कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा ले गया। ऐसे ही अपने फादर से और बातें करती है। इस समय जो सेंगवान यूलिंग थी वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, और फिर वैसे ही गो सेंगटोन की तरफ देखती है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा ही खुश लग रहा था और अपने खिलौनों से खेल रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उसे तो अपने फादर की कोई चिंता ही नहीं हो, वो भी इस हालत के बाद जब उसके फादर मिल नहीं रहे हैं। और ये दोनों फादर और बेटे दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ही अटैच्ड, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और बिना एक दूसरे के रह नहीं पाते हैं। अब देखो आज पता नहीं इसे क्या हो गया, ये बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्या इसे अपने फादर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? देन ये सब कुछ सोचने के बाद जो किंग येन होती है वो गो सेंगटोन से पूछती है, यंग सेंजी क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही तुम्हारे फादर की? वो अभी तक भी घर नहीं लौटे हैं और तुम इतने हंसी खुशी खेल रहे हो, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही? देन वैसे ही जो गो सेंगटोन होता है उसकी तरफ देखने लगता है, फिर वैसे ही खेलते खेलते हंसते हुए किंग येन से कहता है, मेरे फादर को कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर मेरे फादर को कोई भी कुछ करना चाहे अभी तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, और जो भी मेरे फादर को हाइड करने की कोशिश करता है तो उस आदमी का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा मेरे फादर को हाइड करना। इसीलिए मुझे अपने फादर की कोई भी चिंता नहीं है, वो बस जल्द ही आते ही होंगे। और जब किंग ये सारी बातें सुनती है तो वो भी कहती है, आखिरकार ये बच्चा क्या कह रहा है? वो थोड़ा और सोचती है, फिर बात को ये इग्नोर कर देती है। लेकिन जो गो सेंगटोन था वो हल्की से स्माइल कर रहा था, क्योंकि जो गो सेंगटोन है वो अपने फादर की पावर को जानता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आसानी से उसके फादर के सामने टिक सके, और इसीलिए गो सेंगटोन ऐसी बातें कर रहा है। और फिर किंग अपने फादर से और ऐसी बात करती है। दोबारा से कुछ गार्ड्स आते हैं, इनसे बताते हैं, मतलब क्लैन लीडर से बताते हैं कि जो यंग मास्टर सेंगवान येलिंग है वो आ चुके हैं। जब वो लोग सुनते हैं तो वो लोग वैसे ही भागते भागते वैसे उस दरवाजे के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं और अपने सामने देखते हैं, वो दोनों लोग ही पाते हैं कि उनसे कुछ कदम की दूरी पर जिस आदमी का मुंह बहुत ज्यादा फूला हुआ था वो धीरे धीरे चलते हुए आगे की ओर आ रहा था। और इस समय जो दोनों मतलब क्लैन लीडर और जो किंग येन थे वो दोनों ही उसे देखकर हैरान हो चुके थे। वो लोग उसे तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये है तो है कौन। और देन वैसे ही गार्ड से कहते हैं, आखिरकार ये आदमी है कौन और यहाँ पर कैसे आया, इसकी हालत इतनी बुरी कैसे हुई? देन वैसे ही जो वो गार्ड्स होते हैं वो बताते हैं, जब ये आदमी अंदर आ रहा था तो वैसे ही हम लोग भी चुकन्ना हो गए कि आखिरकार ये आदमी है तो है कौन। लेकिन जब हम लोगों ने इसके ऑरा को सेंस किया, इसके ऑरा को सेंस करने के बाद तब हमें मालूम चला कि ये और कोई नहीं हमारे यंग मास्टर यूलिन है। लेकिन अभी भी जो क्लैन लीडर और जो किंग येन थे उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यंग मास्टर यूलिन है। देन वैसे ही जो क्लैन लीडर होते हैं उससे पूछते हैं, आखिरकार तुम हो कौन? देन वो भी बताता है कि मैं सेंगवान यूलिंग हूँ। देन ऐसे वो और अपने बारे में बताता है, जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये और कोई नहीं यंग मास्टर सेंगवान यूलिंग है। लेकिन जो किंग येन होती है वो उसको ध्यान से देख रही थी, और देन फिर वो उसके पीछे की ओर देखने लगती है, और जब वो सर गु को वहां पर नहीं पाती है तो वैसे ही वो सेंगवान यूलिंग मतलब कि अपने कजन से पूछती है, आखिरकार सर गु कहाँ पर है? जब सेंगवान यूलिंग ये सुनता है तो उसकी एकदम ही बढ़ जाती है, उसका गुस्सा एकदम पीक पे था। और फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये उसके ही बारे में इतना क्यों सोचती है? आखिरकार इसका रिश्ता क्या है उस आदमी के साथ? मैं इसका फैमिली मेंबर होने के बाद भी ये मेरी इतनी चिंता नहीं करती है, लेकिन उस आदमी की चिंता किया करती है। आखिरकार तुम्हारा रिश्ता क्या है उस आदमी के साथ? तुम उसकी चिंता इतनी क्यों करती हो? और इस समय जो गु सेंगटोन था वो बस पीछे अपने सीट पर बैठा हुआ था और खिलौने से खेल रहा था। वो भी सेंगवान की हालत देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, जो मेरे फादर से पंगा लेता है उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, जिसे कोई इतनी आसानी से पहचान भी नहीं सकता। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद दोबारा से अपने खेल खेलने लगता है खिलौने के साथ में। देन दोबारा से जो किंग येन होती है सेंगवान यूलिंग से कहती है, आखिरकार तुम इस हालत में यहाँ पर कैसे आ सकते हो?
उसको छोड़कर, इससे अच्छा होता तुम भी यहाँ पर नहीं आते। आखिरकार सरगु तो ठीक तो होंगे ना। देन दोबारा से जो सेंगवान यूलिंग होता है वो अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या मेरी हालत नहीं दिख रही मैं कितना खराब हूँ? मैं उस शैतान से कैसे बचकर आया हूँ मुझे ही पता है, लेकिन तुम मेरी चिंता छोड़कर उसके बारे में सोच रही हो, वो यहाँ आया कि नहीं आया। और तुम ये भी कह रही हो कि मुझे उस आदमी को अपने साथ में लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें नहीं पता मुझे रास्ते में गार्ड्स मिल गए थे। और उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो वो लोग भी मेरे ऊपर दया दिखाने लगे और मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे जाने दिया। लेकिन तुम तो उसी के बारे में बात कर रही हो, आखिरकार तुम्हारा रिश्ता क्या है उस आदमी के साथ में? देन दोबारा से उसकी कजन कहती है, कजन आखिरकार सरगु कहाँ पर है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उनका ख्याल रखना? और आखिरकार तुम इतने परफेक्टली यहाँ पर क्यों आ गए? और बल्कि वो मिसिंग है। और ये सब कुछ सुनकर जो सेंगवान यूलिंग था उसको बहुत ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा था। उसको आसमान में चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो इस समय अपने अंकल की वजह से चुप था। देन वैसे ही वहाँ पर किसी और की आवाज आती है, क्या आपका कजन अभी तक वापस आया? और ये आवाज बाहर से आई थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि जुफेन ने बोला था। वो इस समय भीगा हुआ और बहुत ज्यादा टेंस्ड लग रहा था। और देन वैसे ही अंदर आते हुए जल्दबाजी में कहता है, अंकल कजन मुझे वहीं पर छोड़कर भाग आया। और देन वैसे ही जो सेंगवान फिक्सियोन यानी कि क्लैन लीडर होता है वो जुफेन की तरफ देखने लगता है और फिर पहचान में आने वाले यूलिन की तरफ देखता है और फिर वैसे अपने सर को हिलाते हुए कहता है, आखिरकार इन्होंने किया क्या है? बुक ऑफ एस्पर की इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो वैसे ही सबसे कहता है क्या कजन यहाँ पर आया? फिर वैसे ही जो क्लैन लीडर होते हैं वो उस फूले हुए चेहरे वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यूलिंग यहाँ पर पहले ही वापस आ चुका है और वो यहीं पर खड़ा हुआ है। और जब जूफेन यूलिंग को देखता है तो वो एकदम ही हैरान हो जाता है और उसकी आंखें उसको देखकर कांपने लगती है और वैसे ही कहता क्या ये मेरा कजन है? लेकिन फिर उसने अपना सुर बदल दिया। देन दोबारा से कहता है, हालांकि कोई समानता नहीं है लेकिन मैं अपने कजन की वीरता और भव्यता के पोस्चर को देखते हुए महसूस कर सकता हूँ। देन वैसे ही जो सेंगवन किंगियन होती है जब वो जूफेन की बात सुनती है तो वैसे वो खिलखिलाकर हंसने लगती है, जिसकी वजह से जो सेंगवन यूलिंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है, क्या ये मेरा खिलवाड़ कर रहा है या फिर मेरी प्रशंसा कर रहा है? देन वैसे ही जो क्लैन लीडर होते हैं वो घूर करके अपनी बेटी की तरफ देखने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। और फिर वैसे ही वो कहती है, तुम इतने समय से क्या कर रहे थे और आखिरकार तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो बताता है, चाचा दरअसल बात ऐसी है ना, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। देन वैसे ही जो क्लैन लीडर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, गुस्से में कहता है, तो फिर तुम बोल क्यों रहे हो? तुम्हें अगर पता कुछ नहीं है और आखिरकार तुम्हें कुछ भी पता कैसे नहीं हो सकता? दोबारा से जूफेन कहता है, अंकल जब मैं और कजन सर्च करने के लिए गए थे तो मैं पता नहीं कैसे मैं वहाँ पर अनकॉन्शियस हो गया था और जब टाइम बीतने के बाद मैं उठा तो तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर कजन भी नहीं थे। मैंने इनको ढूंढा भी इस डर से कि कहीं गार्ड उन्हें ढूंढ ना ले, लेकिन उतना सब कुछ खोजबीन करने के बाद भी मुझे उनका कोई भी पता नहीं चला आखिरकार वो कहाँ चले गए और इसीलिए मैं वहाँ से वापस भाग आया। इसीलिए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है आखिरकार वहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। देन दोबारा से विक्टिम के जैसे खिलते हुए उनसे दोबारा से कहता है, अंकल ने मुझसे जो पूछा मैंने बताया, लेकिन आप उल्टा ही मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। क्या आप सही में राइटियस क्लैन से बिलोंग करते हो? और जब सेंगवन फिक्सिन मतलब के क्लैन लीडर ये सुनता है तो वो जूफेन की शक्ल देखकर हैरान हो जाता है और वैसे ही अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करने लगा, लेकिन वो जूफेन की बातों से संतुष्ट भी था। हालांकि जूफेन एक बदमाश था फिर भी वो उस घटना से यह बता सकता था कि उसने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था, अपने दोस्त के लिए चिंतित था और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए पूरे दिन शहर में घूमता रहा। और ये लॉयल्टी एकदम वैसे ही थी जैसा कि सेंगवन क्लैन चाहता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ उसके देर से आने का बहाना था और ये सब कुछ उसके क्लैन के और भी ज्यादा करीब पहुंचने के लिए था और वफादारी तो उसके दिमाग से कोसों दूर थी। और अभी जितना सब कुछ हुआ था वो सब कुछ जूफेन का प्लान था। ये सब कुछ जूफेन बहुत ज्यादा फायदे के लिए कर रहा था, इसको लास्ट में इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। देन वैसे अपने कंधे को थपथपाते हुए जो क्लैन लीडर होता है वो जूफेन से वैसे ही कहता है, गो ये फैन, मेरा कहने का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था और मैं गलत था, इसीलिए तुम उन बातों को बुरा बिल्कुल भी मत मानना। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो मुस्कुराते हुए झुक कर उनसे कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई भी माता पिता नहीं है, आप ही मेरे एकमात्र बड़े हैं और इसीलिए मुझे शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और जब क्लैन लीडर यानी कि सेंगवन फिक्सियन ये सुनता है तो उसे और भी ज्यादा अच्छा लगता है, उसके दिल में जूफेन के लिए और भी ज्यादा जगह बन जाती है और फिर दोबारा से कहता है, तुम एक सच्चे सेंगवन क्लैन के सदस्य की तरह दिख रहे हो, मैंने तुम्हें अपने क्लैन में लेने के लिए कोई भी गलती नहीं की। और ये कह करके हंसने लगता है और ये सुनकर जो सेंगवन यूलिंग था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और अपने मन में वैसे ही कहता है, क्या बकवास है, ये हरामी सिर्फ मुंह चलाना जानता है, इसीलिए चाचा को अपने साथ उसे ले जाना पड़ा और आखिरकार अब वो बदमाश उसने मेरे चाचा को भी मना लिया और अब चाचा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। और क्या इस चीज से उसको बाद में छूना कठिन नहीं हो जाएगा? और जब यूलिंग ये सोच ही रहा था वैसे जो क्लैन लीडर होते हैं यूलिंग से कहते हैं, यूफिन को कुछ भी नहीं पता है तो इसीलिए यूलिंग तुम बताओ वहाँ पर क्या हुआ
था। और जब वो अंकल की ये बात सुनता है तो वैसे ही वो घबरा जाता है, अपने ख्यालों को रोक करके अंकल से कहता है, अंकल आप एकदम सही कह रहे हो, ये फैन एकदम हमारे क्लैंसमैन की तरह है, बस फर्क है उसका सरनेम। देन वैसे ही जो सैंगवन फिक्सियन होता है वो येलिंग से कहता है, आखिरकार तुमसे येलिंग क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतने समय से कहाँ थे और आखिरकार ये फैन के ऊपर हमला किया तो किया किसने। देन वैसे ही झूठी मुस्कान को लाते हुए जो सैंगवन यूलिंग होता है वो अपने अंकल से कहता है, चाचा मैं और कजन गो जंगल में गार्ड्स का पीछा कर रहे थे क्योंकि उनकी हरकतें संदिग्ध लग रही थी और मैंने उनका पीछा करते हुए कभी नहीं सोचा था कि उनके पास एक सेंट्री पोस्ट भी छुपी हुई है। मैं वहाँ पर घबरा गया था और वहाँ पर पलटा खा गया था और फिर मुझसे निकलने वाली शॉक वेव्स वो भाई गु के हिट हो गई, जिसकी वजह से ब्रदर गु बेहोश हो गया और फिर 6 लोग वहाँ पर दिखाई दिए और फिर मैंने उनका सामना करा, लेकिन मैं उनका सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। देन वैसे भी जूफेन जो होता है वो यूलिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, वास्तव में तो सही में जीनियस है जो एकदम मौके पर ही झूठ बोल देता है और सभी बेकार के डाउट्स को दूर कर देता है। सही में ये एक चालाक आदमी है और अगर मैं वहाँ नहीं होता तो फिर मैं भी उस पर यकीन कर लेता, मुझे भी लगता उसके साथ सब कुछ सही में हुआ है, जो वो बोल रहा है वही सच है। देन वैसे ही जो क्लैन लीडर होता है वो यूलिंग से कहता है, क्या तुमने इसीलिए ये फैन को वहाँ से छोड़कर चले आए। देन वैसे ही दोबारा से जो यूलिंग होता है वो घबराते हुए अंकल से कहता है, अरे नहीं नहीं अंकल मेरी बात तो पहले सुनिए पूरी। और देन वैसे ही सैंगवन यूलिंग दोबारा से झूठ बोलने के लिए आगे बढ़ा, मेरे पीछे बहुत सारे एनिमीज पड़े थे और अगर मैं ब्रदर गु को भी अपने साथ ले लेता तो उनके साथ साथ हमारा वहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता, लेकिन उसके बाद जो ब्रदर गु होता वो वहाँ पर फंस जाते और उनके हाथों मारे जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारे गार्ड्स को अपने पीछे ले लूं और ब्रदर गु को वहीं छोड़ दूं, जिससे कि वो उन गार्ड से बच सके। और जब मैंने उन गार्ड से अपना पीछा छुड़ा लिया तो मैं उसी जगह वापस सर गु को देखने भी गया था कि वो वहाँ पर सही सलामत है कि नहीं, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो वो मुझे वहाँ पर नहीं मिले, इसीलिए मैं वापस यहाँ पर आ गया सर गु को ढूंढने के लिए। और अगर भाई गु मुझे यहाँ पर भी नहीं मिलते तो मैं दोबारा वहाँ जंगल जाता ब्रदर गु को ढूंढने के लिए। और जब क्लैन लीडर ये सुनता है तो फिर वो भी अपना सिर हिलाता है और कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुमने अपने कजन गु को वहीं अकेले छोड़ दिया, अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। चलो ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। और फिर जब जूफेन उसकी सारी ये बातें सुनता है तो फिर वैसे वो अपने मन में कहता है, सही में ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसकी जैसी एक्टिंग तो कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग इसकी बातों पर आ गए। तभी हमें दूर बैठे गु सेंगटोन को दिखाया जाता है। जब गु सेंगटोन इन दोनों की एक्टिंग देखता है तो वैसे ही वो भी अपने मन में कहता है, मुझे पता है जो मेरे फादर हैं तो बहुत बड़े वाले एक्टर है, लेकिन ये जो यूलिंग है ये भी कुछ कम नहीं मेरे फादर से, इन दोनों की ही एक्टिंग टक्कर की है। तभी हमें गु सेंगटोन के बारे में बताया जाता है। जो गु सेंगटोन है वो भले ही छोटा दिखता है लेकिन वो 3 सेंचुरी से जी रहा है, इसीलिए उसको भी सब कुछ मालूम है, दुनिया भर की चीजें। और गु सेंगटोन ने अपना टाइम बहुत ज्यादा जूफेन के साथ बिताया है, इसीलिए उसको भी जूफेन की हरकतों के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है कि उसका फादर अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मूर्ख बना सकता है आसानी से। गु सेंगटोन के फादर यानी कि जूफेन की बातों में सब लोग आते भी जाते हैं और जैसा जूफेन चाहता है वैसा ही सब कुछ होता जाता है। तो फिर ये सारी बातें होने के बाद वैसे ही जो क्लैन लीडर होते हैं वो यूलिन से पूछते हैं, जब तुम यहाँ पर वापस आ रहे थे तब तो तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था, जो गार्ड्स तुम्हारा पीछा कर रहे थे क्या वो तुम्हारे पीछे तो नहीं आए थे। तो वैसे ही जो यूलिन होता है वो भी क्लैन लीडर से कहता है, नहीं अंकल मैंने उन सबको चकमा दे दिया था, मैंने उन सबसे बहुत पहले पीछा छुड़ा लिया था और जब मैं यहाँ पर आया तो मैं पूरा कंफर्म करके आया था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, और अगर मेरा कोई पीछा करता तो फिर मैं यहाँ आता ही ना, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना लगानी पड़ती, लेकिन सबसे ऊपर तो मेरा क्लैन है, तो इसलिए मैंने सारे गार्ड से पीछा छुड़ाया फिर मैं यहाँ पर आया। देन ये सारी बातें होने के बाद जो क्लैन लीडर होता है वो दोबारा से यूलिन से कहता है, तो फिर ठीक है, वैसे तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन है, वो बस तुम्हें ही करना होगा। और जब यूलिन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, कैसा काम। सबसे पहले तो वो शैतान उसने मुझे अपने काम के लिए मुझे अपना डिस्पल बना लिया और अब तुम एक और काम मेरे लिए ले आए, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं इतना ज्यादा स्पेशल हूँ। और जब वो ये बात सोच रहा था वैसे ही जो क्लैन लीडर होते हैं वो यूलिन से कहते हैं, तुम अभी तो मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारे मिशन के बारे में तुम्हें जल्दी ही बता दूं। और अब यहीं पे सीन कट होता है, अब हमें रात का समय दिखाया जाता है। इस समय जो क्लैन लीडर थे वो यूलिन को लेकर के एक कमरे में आ चुके थे जहाँ पर सारे वेनरेबल्स और एल्डर्स बैठे हुए थे। देन वैसे ही क्लैन लीडर वहाँ पर जाकर के उन वेनरेबल्स के सामने झुक जाता है और उनसे कहता है, ग्रीटिंग्स वेनरेबल्स। देन दोबारा से कहता है, मैं यूलिन को यहाँ पर ले आया हूँ वेनरेबल्स। देन वैसे ही वेनरेबल्स भी कहते हैं, अंदर आ जाओ। और फिर वैसे ही जो क्लैन लीडर होता है वो अपने भांजे के साथ वहाँ पर आ जाता है और जब उसका भतीजा वहाँ पहुँचता है तो वो वैसे ही वहाँ पर 3 बूढ़े वेनरेबल्स को पाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे। ये सैंगवन क्लैन के ओल्डेस्ट वेनरेबल थे और जब सैंगवन यूलिंग उन्हें देखता है तो वो भी समझ जाता है कि ये कुछ सीरियस चीज है और इसीलिए एक्साइटमेंट में कांपने लगता है। और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, एक और हैवी टास्क, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देन फिर वो भी उनके सामने चला जाता है और इन तीनों को ही ग्रीट करता है, उनके सामने झुक जाता है। देन वैसे ही वेनरेबल्स भी कहते हैं, खड़े हो जाओ। पहले तो वो सारे एल्डर्स स्माइल करते हैं फिर ऑडली तरीके से उसे देखने लगते हैं और जब वो लोग उसके फेस को देखते हैं तो वैसे ही कहते हैं, आखिरकार
इसके फेस के साथ हुआ क्या, इतना फेस इतना फूल क्यों गया है। वैसे ही एल्डर्स क्लैन लीडर से पूछते हैं इसके साथ क्या हुआ है। देन वैसे ही जो क्लैन लीडर होता है वो उनके पास जाता है और फिर उनके कानों में बताता है कि क्या क्या हुआ है। देन वो सारे एल्डर्स भी अपना अपना सर हिलाते हैं और फिर वैसे ही कहते हैं ओ अच्छा, ये लोग स्काउट करने गए थे क्लैन के लिए और इसीलिए इनकी एनिमी से फाइट हो गई और उसकी वजह से इसका मुंह ऐसा हो गया। देन वैसे ही जो सेंगवान यूलिंग होता है वो भी हंसते हुए कहता है हाँ एकदम यही हुआ था। देन दोबारा से कहता है मैं क्लैन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन वैसे ही जो एल्डर्स होते हैं वो भी राहत भरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारी जो फाइट हुई होगी वो बहुत ज्यादा ही डिस्परेट हुई होगी और तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है और इसीलिए सिर्फ तुम्हारी मदर ही तुम्हें पहचान सकती है, मदर के अलावा कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाता। और ये सुनकर जो सेंगवान यूलिंग होता है उसका तो मुंह ही बन जाता है सुनकर, लेकिन जो सेंगवान फिक्सिन होता है वो तो वहीं पर हंसने लगता है। दोबारा से वेनरेबल्स कहते हैं जो तुम्हारी चोट है वो एकदम ताजी ताजी है, इसीलिए तुम्हें रिकवर होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ये कह करके हंसने लगते हैं, लेकिन वैसे ही सीरियस में आते हुए कहते हैं सेंगवान यूलिंग तुम सेंगवान क्लैन के बेस्ट डिसिपल हो, इस समय क्लैन को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक क्रिटिकल और डेडली टास्क है, तुम इसे अच्छे से करना और जब तुम इसे अच्छे से कर लोगे तब तुम्हें क्लैन की तरफ से बहुत ज्यादा मेरिट्स मिलेंगे और अगर तुम फेल हुए तो तुम शायद मर भी सकते हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। देन वैसे ही जो सेंगवान यूलिंग होता है वो भी अपने हाथों को जोड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने अभी तक पूरी जिंदगी अपने क्लैन के लिए समर्पित की है, इसीलिए मैं कोई भी डेंजर से अब नहीं घबराने वाला और क्लैन के लिए जो भी जरूरत होगा मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है लड़के, तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो तो इसीलिए ये टास्क तुम्हें दिया जाता है, लेकिन ये टास्क बहुत ज्यादा ही डेडली है। फिर जो वेनरेबल्स वगैरह होते हैं वो सभी लोग उस टास्क के बारे में सेंगवान यूलिंग को बताते हैं। तो गाइस आज एक ही बुक ऑफ एस्पर की वीडियो आ पाएगी क्योंकि एक वीडियो उसकी आ गई आज हम द हेवनली डीमन वाली, तो बुक ऑफ एस्पर की 2 वीडियोस कल अपलोड हो जाएंगे। यार मैं आज 2 वीडियो अपलोड कर देता बुक ऑफ एस्पर वाली, लेकिन आई एम द हेवनली डीमन वाली आ गई, फिर उसको अपलोड कर दिया, लेकिन कल 2 वीडियोस आ जाएंगी बुक ऑफ एस्पर की। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो तीनों वेनरेबल्स होते हैं उनमें से एक एल्डर बोलता है तक तुम्हें भी मालूम चल गया होगा कि मैनर एल्केमिस्ट की जरूरत है और उनकी भर्तियां हो रही हैं और बस कुछ ही दिनों में मैनर के दरवाजे एल्केमिस्ट के लिए खुलने वाले हैं और हम सभी वेनरेबल्स को उम्मीद है कि तुम एल्केमिस्ट की तरह खेलोगे और चुपके से वहां पर घुस जाओगे और तुम हमारे लिए उस जगह में तलाश करोगे ताकि हम दूसरी बार हमला करने के लिए और भी ज्यादा अच्छे से योजना बना सके। और जब सेंगवान यूलिंग ये सुनता है वैसे वो चिल्लाते हुए कहता तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं एल्केमिस्ट का रोल प्ले करूं, लेकिन मुझे तो एल्केमी आती नहीं है, मुझे तो एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देन वैसे ही वेनरेबल्स कहते हैं हमें इसके बारे में पता है कि तुम्हें एल्केमी नहीं आती है और सेंगवान क्लैन में ऐसा कोई हार्डली ही होगा जिसको एल्केमी आती हो, इसीलिए तुम्हें इस काम के लिए चुना जा रहा है। और जब एल्केमी कंबाइन होती है कल्टीवेशन के साथ में और स्किल और आर्ट के भी साथ में तब ग्रेट अचीवमेंट्स को तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हम लोग इन आर्ट्स में कमजोर हैं और हम लोग सिर्फ कल्टीवेशन और स्किल्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनमें माना जाता है कि जो रेडियन स्टेज का कल्टीवेटर होता है वो 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट हो सकता है और जो इथेरियल स्टेज में होता है वो 8th ग्रेड का हो सकता है और जो हार्मनी में होता है वो 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट हो सकता है और जो जेनेसिस स्टेज में होता है वो 10th ग्रेड का और इस वर्ल्ड में जो 11th ग्रेड का एल्केमिस्ट होता है वो एक ट्रू मास्टर होता है। और हम लोग अपनी स्किल्स के साथ में हम लोग मैक्सिमम 9th ग्रेड या फिर मैक्सिमम 10th ग्रेड तक की पिल ही बना सकते हैं। और अगर इस सेंस में देखा जाए तो हम लोग एक कोई रियल एल्केमिस्ट नहीं है, हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट प्रेजेंट होंगे। और वैसे जो तुम होगे तुम अभी तो 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट तो बन ही सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा आर्ट्स डालेंगे, मतलब तुम्हें सिखाएंगे, तो फिर तुम इन दिनों में आसानी से 8th ग्रेड तक तो पहुंच ही जाओगे, जिससे कि उस मैनर में तुम्हारी भी एंट्री आसानी से हो जाएगी और उतना ही इनफ होगा हम लोगों के लिए। जब सेंगवान यूलिंग सुनता है तो फिर वो वैसे ही कहता है आप लोग ये चाहते हो कि मैं 8th ग्रेड का एल्केमिस्ट बनूं, वो भी बस इन कुछ दिनों में? इसका कोई भी रास्ता नहीं, मुझे अपने बारे में पता है कि मैं ये नहीं कर सकता और तो और मुझे एल्केमी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तब भी आप लोग ये कह रहे हो। मैं कुछ आसानी से नॉर्मल पिल तो बना सकता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया है और कोई अच्छी पिल नहीं बना सकता। देन वैसे ही सेंगवान यूलिंग होता है दोबारा से कहता है ओह हाँ ब्रदर गू को भी भेज सकते हैं, क्या वो एल्केमिस्ट नहीं है? और इस समय सेंगवान यूलिंग जी इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता था क्योंकि उस मैनर में जाना बहुत ज्यादा ही डेंजरस होगा और उसकी जान पर भी बात आ सकती है, इसीलिए वो इन सब चीजों में जूफेन को फंसाना चाहता था। देन वैसे ही जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं हमें भी इसके बारे में मालूम है कि वो एक एल्केमिस्ट है, लेकिन वो रेडियन स्टेज कल्टीवेटर है, इसलिए वो मैक्सिमम 7th ग्रेड की ही पिल रिफाइन कर सकता है, वो इतना अच्छा नहीं, हम लोग तुम्हें पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। और एक ट्रू ग्रैंड मास्टर होने के लिए मिनिमम 8th ग्रेड की पिल बनानी होती है, इसीलिए जो वो लड़का है यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, भले ही वो छोटे मोटे नेशंस में काम आ जाए, लेकिन यहाँ ये स्वर्ड स्टार सिटी है, यहाँ पर उस जैसे बहुत सारे होंगे और उसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है और तो और वो एक आउटसाइडर भी है और अभी हम लोग उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते और इतना इम्पोर्टेंट टास्क सिर्फ एक क्लैन के मेंबर को ही दे सकते हैं। और जब सेंगवान यूलिंग
ये सुनता है तो फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है, अरे तुम खूसट बूढ़ो, तुम्हारा कहने का साफ सा मतलब ये है कि एक आउटसाइडर की वजह तुम्हारे क्लैन के मेंबर का मरना ज्यादा जरूरी है। लानत है, अगर तुम्हें इतना ही मरवाने का शौक है तो फिर तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे इसमें मत घसीटो ना, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? सैंगवान यूलिंग ने अपने आईब्रोज को सिकोड़ा और बहाना बनाने की कोशिश की। देन वैसे ही वो अपना सीना चौड़ा करते हुए कहता है, वेनरेबल्स महोदय, मुझे लगता है कि आपका सरगू के बारे में जो कहना है वो एकदम ही गलत है। भले ही उस पर पीछे विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज उस पर विश्वास किया जा सकता है। वो हमारे प्रति बिल्कुल ही लॉयल है। आज उसने मेरे साथ ही बहुत अच्छा काम किया था। उसका काम प्रशंसा करने के योग्य है। उसने सर्च करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो ट्रस्ट करने की वर्दी है। क्यों अंकल, मैंने सही कहा ना? देन वैसे ही जो सैंगवान फिक्सियोन होता है वो भी अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ इसने सही कहा। मैं वेनरेबल्स को उसके बारे में बस बताने ही वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब उसके बारे में बता देता हूँ। आज जो गो यी फेंग था वो हमारे निगरानी में नहीं था, लेकिन तब भी उसने हमारी शिकायत किसी से भी नहीं की, हमें धोखा नहीं दिया, और ये चीज उसकी वफादारी को दर्शाता है। और अब तो मुझे भी लगता है कि उसे और उसके बेटे को भी कैद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें उन्हें भी अब सैंगवान कबीले का हिस्सा बना लेना चाहिए। और आज हमने जो देखा उससे मालूम चलता है कि उसमें काफी वीरता है, जो कि सैंगवान क्लैन के नेचर पे एकदम फिट बैठती है। देन वैसे ही जो वो तीनों वेनरेबल्स होते हैं वो उसके बाद सुनते हैं और फिर अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, फिक्सियोंग, हम लोग तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे जजमेंट पर, लेकिन ये टास्क मैनर में घुसपैठ करने का। देन वैसे ही सैंगवान जो यूलिंग होता है वो दोबारा से उनको ग्रीट करते हुए कहता है, वेनरेबल्स प्लीज ब्रदर गु को एक मौका दीजिए, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है हमारा मेंबर बनने के लिए, हमारे क्लैन का मेंबर बनने के लिए। देन वैसे ही जो सैंगवान फिक्सियोंग होता है वो भी अपना सर हिलाता है। देन दोबारा से जो सैंगवान फिक्सियोंग यानी कि जो क्लैन लीडर होता है वो कहता है, वेनरेबल्स, जो गु यी फैन है वो एक ट्रू एल्केमिस्ट है। भले ही वो अभी एक 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट है, लेकिन तब भी वो एक हीरा है, हीरा, और वो उस मैनर में भी आसानी से जा सकता है शायद। और मेरा मानना यह है कि एक व्यापक जाल बिछाना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होगा और हमारी तरफ से काम करेगा। और क्यों ना उन दोनों को ही साथ में जाने दिया जाए, और अगर उनमें से कोई भी अंदर जाता है तो फिर वो भी एकदम एक जैसा ही होगा, मतलब दोनों से ही तो हमारा फायदा होगा। देन वैसे ही जो वेनरेबल्स होते हैं वो लोग कुछ सोचने लगते हैं और फिर कुछ सोचने के बाद कहते हैं, क्या हमें बाहरी लोगों पर विश्वास करना चाहिए? देन वैसे ही सैंगवान यूलिंग जल्दबाजी में कहता है, हाँ आपको जरूर ही ब्रदर गु को एक बार चांस देना चाहिए। लेकिन वैसे वेनरेबल्स कहते हैं, लेकिन एक आउटसाइडर को चांस देना ये बहुत ज्यादा ही अनईजी लगेगा। इस समय जो वेनरेबल्स है वो थोड़े से परेशान लग रहे थे, लेकिन जो जूफेन है वो जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी किसी को नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। देन वैसे ही सैंगवान यूलिंग कहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हम ब्रदर गु को परिवार की तरह मानते हैं, और एक बार जरूर हमें उसको साबित करने का मौका देना चाहिए, और तब तक सब ठीक भी रहेगा। हालांकि हम लोग ये फान से हमारे लिए कुछ काम कराएंगे, लेकिन अगर हम लोग उसकी निगरानी के लिए किसी को भेजते हैं तो फिर उसकी वजह से हमारे बारे में उसकी राय बदल सकती है और खराब हो सकती है। देन वैसे ही जो सैंगवान फिक्सियोंग होता है वो भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, मैंने आज उस बच्चे का चरित्र देखा, हालांकि उसे खिलवाड़ करना पसंद है, लेकिन जो उसका दिल है वो एकदम अच्छा है, और अगर हम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो फिर वो हमारे बारे में क्या ही सोचेगा। देन वैसे ही जो सैंगवान यूलिंग होता है वो भी कहता है, हाँ आप एकदम सही कह रहे हो भाई, गु को इसकी कोई भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन वैसे ही जो वो सारे वेनरेबल्स होते हैं कुछ सोचने लगते हैं और फिर वैसे ही कहते हैं, वैसे क्यों ना हमें उसके साथ किंग येन को भी भेजना चाहिए, क्योंकि जो किंग येन है वो जूफेन को जानती भी है, और अगर वो भी जाएगी तो उसको थोड़ा सी मदद मिलेगी, तो इसलिए अब वो भी जूफेन के साथ जाएगी एक हेल्पर और एक वॉचर के रूप में। फिर वैसे ही जो एल्डर्स होते हैं, वेनरेबल्स होते हैं, वो फिक्सियोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, फिक्सियोंग तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हमने सही कहा ना, हमें किंग येन को उसके साथ भेजना चाहिए। देन फिक्सियोन भी कहता है, हाँ ये एकदम सही है, अगर हम उसके साथ भेजेंगे तो फिर जूफेन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, उसके साथ एक हेल्पर भी रहेगा, जो हमारा काम होगा वो भी आसानी से हो जाएगा। फिर वैसे ही एल्डर्स लोग कहते हैं, तो फिर ठीक है, जूफेन के साथ में किंग येन भी जाएगा एक हेल्पर और एक वॉचर के रूप में। और जब यूलिंग ये सुनता है तो फिर वो वैसे ही कहता है, क्या कजन भी उसके साथ जाएगी एक हेल्पर के रूप में? फिर वैसे ही वो अपने हाथों को हिलाने लगता है। फिर वैसे ही कहता है, आप लोग ये क्या कह रहे हो? वैसे ही जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आखिरकार तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? देन जो सैंगवान यूलिंग होता है वो भी कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मेरे दांतों में दर्द था। फिर ये सब कुछ कहने के बाद अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैंने ये क्या किया, मैंने अपनी कजिन को हरामी के साथ भेज दिया, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है और एक कमरे में कोई कह रहा होता है कि क्या मुझे फ्लाइंग क्लाउड मैनर में एक अल्केमिस्ट के रूप में ज्वाइन होना पड़ेगा? आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन करवाना चाहते हो? और ये सब कुछ जूफेन से कहा था सैंगवान फिक्सियोंग ने। इस समय जो जूफेन और जो किंग येन थे वो दोनों ही आपने सामने खड़े। इस समय जो किंग येन थी वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। इस समय जो जूफेन था वो तो बस एकदम खड़ा ही था और अपने सर को हिला रहा था। और अभी जो कुछ भी हुआ था जूफेन काफी ज्यादा खुश था, इससे वो जानकारी भी ले पाता अच्छे से और सैंगवान क्लैन के ऊपर अपना अच्छा सा इंप्रेशन भी छोड़ेगा, और जो इनका ट्रस्ट होगा वो और भी ज्यादा जूफेन के ऊपर आ जाएगा, जिससे कि आगे जूफेन को और भी ज्यादा आसानी होने वाली थी जो भी कुछ वो करना चाहता है। लेकिन तभी जो सैंगवान
फिक्स यंग होता है वो जूफेन से कहता है जब तक तुम्हें ये पता है, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि आपको लेने का मेरा फैसला दूसरे मेंबर्स द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया है, लेकिन अगर तुम इसमें अच्छा करते हो तो आप खुद को सभी के सामने साबित कर पाओगे और फिर इसके बाद कोई भी आपसे दोबारा सवाल नहीं करेगा। ये सब सुनने के बाद जो जूफेन की आंखें थी वो एकदम चमक उठी थी। वैसे ही जो सैंगवान किंगियन होती है वो हंसते हुए कहती है, सरगु कड़ी मेहनत करो, तुम सैंगवान क्लैन के साथ खड़े हो या नहीं वो सब कुछ इस काम पर निर्भर करेगा और हो सकता है कि तुम्हारे इस काम से तुम्हें सभी लोग एक्सेप्ट भी कर लें और शायद हमारे क्लैन के एक ट्रू यंग मास्टर बन जाओ और शायद आपको आपकी पत्नी को पाने का मौका भी वापस मिल सकता है। और जब आपका एक बार सैंगवान साथ देने लगेगा तब वेस्टर्नलैंड में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको परेशान कर सके, तब उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तब हमारे साथ होंगे। वैसे ही जूफेन ने उसे एक लंबी नजर से देखा, लेकिन उसकी साफ आंखें देखकर उसने एक लंबी मुस्कान उसको लौटा दी और फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है, ओह मैं समझ गया, मैं सोच रहा था कि इन मिस को मेरी और मेरी बेटी की इतनी परवाह क्यों है। मैंने तो ये सोचा था कि ये मेरे चार्म को लेकर मुझसे अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो तो मेरी गलती थी। आखिरकार कौन ही जानता था कि वो मुझे और मेरी पत्नी को वापस लाना चाहती थी। इतनी दयालु है ये। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला जितना कि ये सोच रही है। देन वैसे ही जूफेन ये सब कुछ सोचते सोचते अपना सर हिलाता है और ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अभी 1-2 और घंटे में इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो किंग येन होती है वो जूफेन से कहती है कि जब तुम हमारे क्लैन के मेंबर बन जाओगे तब तुम ऐसे ही कहीं पर उत्पात नहीं मचा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते। और फिर वैसे जो सैंगवान फिक्स यंग होता है अपनी बेटी की बात सुनने के बाद सबसे पहले उसकी तरफ देखता है और फिर वैसे मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है, चिंता मत करो, जो सैंगवान क्लैन है वो कोई पुश ओवर नहीं मतलब कोई आसान काम नहीं है, इस काम को अच्छे से करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी फिर मदद करूंगा और भले ही इसमें डबल ड्रैगन बैनर भी क्यों ना शामिल हो पर मैं तुम्हें इसका मतलब तुम्हारा न्याय दिलाऊंगा। देन जब जूफेन उनकी बातें सुनता है तो फिर वो भी कहता है बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और फिर ये कहने के बाद वैसे ही अपने मन में कहता है क्या डबल ड्रैगन मैनर, अगर ये इतना आसान होता तो मैं ये खुद ना कर लेता। देन दोबारा से जो क्लैन लीडर होता है किंग येन से कहता है, किंग येन ने जूफेन और जूलिंग को साथ भेजने की योजना बनाई है, लेकिन इसमें जो जूलिंग है वो तो साहसी है, उसकी कल्टिवेशन भी है तो वो अकेले जा सकता है, लेकिन जो यीफेन है उसकी कल्टिवेशन लो है, इसीलिए तुम उसके साथ जाओगी और तुम उसे असिस्ट करोगी। तुम्हें ये जरूर मेक श्योर करना होगा कि ये आसानी से सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। देन वो भी सर हिलाते हुए अपना कहती है ठीक है मैं समझ गई। और फिर वैसे ही हंसते हुए जूफेन से कहती है, सरगु अब आपको मेरी सुनने की जरूरत है, ठीक है। फिर ये कहने के बाद वो जूफेन को टीजिंग स्माइल देने लगती है और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी हंसने लगता है, लेकिन जो जूफेन था वो समझ चुका था कि जो सैंगवान फिक्सियोंग वो उनसे जासूसी करवाना चाहता है। इस बात को अच्छे से जूफेन भी समझ चुका था। फिर ये लोग ऐसे ही आपस में और बातें करते हैं और फिर अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इन दिनों में जो सैंगवान यूलिंग था उसे तीनों वेनरेबल बड़ी मेहनत करा रहे थे, उसे बिल रिफाइनिंग करना सिखा रहे थे, हर्ब को कैसे रिफाइन करना है वो सिखा रहे थे, जो जो चीजें अल्केमी में यूज्ड होती थी वो सारी चीजें वो सैंगवान यूलिंग को सिखा रहे थे। और इन दिनों जो सैंगवान यूलिंग था वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका था और वो तीनों वेनरेबल्स उसे सारी आर्ट सिखा रहे थे, जो जो आर्ट यूज होती है अल्केमी में, जितने भी आर्ट्स उन्हें आती थी वो सारी सिखा रहे थे। और सैंगवान यूलिंग की हालत बहुत ज्यादा ही बेकार हो चुकी है। इस समय सैंगवान यूलिंग को एकदम नरक का महसूस हो रहा है क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में अल्केमी नहीं की, लेकिन आज उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। उसने सिर्फ कल्टीवेशन पे ही फोकस किया है, लेकिन आज इसको ये सारी बकवास चीजें भी करनी पड़ रही हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ जूफेन था उससे ये सब बिल्कुल भी करना नहीं पड़ रहा था क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो एक अल्केमिस्ट है 7th ग्रेड का और उसे रिफाइनिंग वगैरह बहुत अच्छे से आती है, इसीलिए वो बस इन दिनों कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था। तभी एक दिन हमें जूफेन और किंग येन और गु सेंगटन को दिखाया जाता है, क्योंकि बाहर थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए गए थे। जब वो वापस आते हैं तो वो आपस में बात करते हुए आ रहे थे। तो जो गु सेंगटन था वो खेल रहा था, बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा था, इसीलिए वो लोग आपस में बहुत ज्यादा ही बोल रहे थे, वो तीनों लोग ही। और जो सैंगवान यूलिंग था वो सब कुछ सुन के मतलब कि देख तो पा नहीं रहा था, लेकिन वो सारी चीजें सुन पा रहा था। जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा था वहाँ पर उनकी आवाजें आ रही थी, तो वो सब सुन के वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था, अपने मन में जूफेन के बारे में बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था और वो उनकी बातें सुन के अपना कंसंट्रेशन भी खो रहा था, जिसकी वजह से तीनों वेनरेबल जो कि उसको एल्केमी सिखा रहे थे वो उसकी बार बार धुलाई कर रहे थे और उससे बस यही कह रहे थे अपना ध्यान बस इसमें लगाए, तुम अपना फोकस खो दोगे फिर तुम सही से एल्केमी नहीं कर पाओगे। और ये कहकर के बार बार मार रहे थे जिससे कि वो अपना ध्यान लगा सके। और बार बार मार खाने के बाद वो वैसे ही कहता है अपने मन में, आखिरकार ये बूढ़े मुझे ही क्यों सिखा रहे हैं, वो हरामी कहीं का वो बाहर मजे कर रहा है मेरी कजन के साथ और मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ में ही क्यों होता है, भगवान मैंने आपके साथ क्या कर दिया जिससे कि आप मुझे इतनी ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हो। दोबारा से जब वो एल्डर्स होते हैं वो उसको मारते हैं और कहते हैं ध्यान से करो, फोकस करो, तुम्हारा अगर इसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा तो तुम अच्छे से साइन को नहीं बना पाओगे, गेस्चर्स को नहीं बना पाओगे, जिससे कि तुम्हारी अल्केमी बेकार हो जाएगी और जो तुम कर रहे हो वो भी बेकार हो जाएगा, सब
कुछ नष्ट हो जाए। इसी तरह कुछ और दिन बीतने लगते हैं और उनकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन जो जूफेन था वो तो अपने मजे कर रहा था। ये सारे दिन एकदम स्वर्ग जैसे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब जूफेन, गुसेंगटन और किंग येन घूमने गए थे बाहर और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो मैनर है उसने अभी कुछ दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट इस चीज की थी कि 3 दिन बाद सभी एल्केमिस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कि जो एल्केमिस्ट सेंट्रल एरिया के क्राउन प्रिंस को ठीक करना चाहते हैं उनका सिलेक्शन होगा। और तभी हमें उन्हीं तीनों को दिखाया जाता है, जूफेन, गुसेंगटन और किंग येन, जो कि बाहर से वापस आ रहे थे। अब बस उन्हें इस बात को अपने फादर से बतानी थी और जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं वैसे जो किंग येन होती है वो अपने फादर से बताती है जो एल्केमिस्ट का सिलेक्शन है वो बस 3 दिनों बाद होने वाला है। जब उसके फादर सुनते हैं वो भी कहते हैं बहुत बढ़िया, कुछ एकदम अच्छे से हो रहा है, बस कुछ दिन की और बात है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो जूफेन और जो गुसेंगटन था वो लोग भी कुछ दूरी पे खड़े थे और उनकी बातें सुन रहे थे। तभी जो जूफेन होता है वो भी अपने मन में कहता है 3 दिन की और बात है, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। लेकिन जब जूफेन ये सब कुछ सोच रहा था वैसे जो गुसेंगटन होता है वो जूफेन से कहता है, फादर क्या वो क्राउन प्रिंस सही में बीमार है और क्या उसका डेंटियन सही में बेकार हुआ है, टूटा है, या फिर ये एक जाल है। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कुछ सोचने के बाद कहता है ऑफ कोर्स ये एक जाल है। देन वैसे ही जो गुसेंगटन होता है वो जूफेन से कहता है लेकिन फादर जब सैंगवान क्लैन के लोग सेंट्रल एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे तब उन्होंने बताया था कि जो ये इन्फॉर्मेशन है ये रियल है। देन जब जूफेन उसकी बात सुनता है तो फिर वो वैसे ही कहता है हाँ कोई भी अभी इसके बारे में अच्छे से नहीं जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक जाल हो सकता है और मुझे नहीं पता कि जो सैंगवान क्लैन के लोग हैं वो ये जानते हैं कि नहीं कि ये जाल है कि क्या है। लेकिन जो भी हो मुझे अब उस मैनर में अपने कदम को ध्यान से रखना होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है अगर ये ग्रैंड मास्टर जांग नहीं है तो क्या आप भी इस हलचल में शामिल होने आए हैं क्या सर। देन वैसे वो आदमी भी कहता है तुम क्या सोचते हो चांद पर जाने का ऐसा दुर्लभ मौका मिलने मैं इसे क्या छोड़ दूंगा, मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं। और क्या तुम भी अलग हो, क्यों सर ली, आप भी इंपीरियल फैमिली में कोई पद पाना चाहते होंगे क्यों, है ना। देन वैसे ही सर ली भी कहता है कृपया आप इतनी बड़ी उम्मीद मुझे ना दें, मैं तो सिर्फ केवल यहाँ पर इस सर का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये कहकर के जोर जोर से हंसने लगता है। और वैसे ही हमें फ्लाइंग क्लाउड मैनर के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, वहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग आ चुके थे। और जहाँ तक स्किल्स की बात है तो यहाँ पर कुछ ही ऐसे अल्केमिस्ट थे जो अपना मौका ढूंढने के लिए आए थे। वहाँ पर लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और तो और चिढ़ा भी रहे थे और बहुतों का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन जो बात सब में कॉमन थी वो थी उनका सबका संयमित रुख। और वो सभी लोग इस समय अपने अपोनेंट को धूल चटाने के लिए तैयार थे और वो बस उस मैनर में सेलेक्ट होना चाहते थे। और तभी हमें उनके बीच जूफेन और किंग येन को भी आते हुए दिखाया जाता है। वो लोग भी इन सभी लोगों के साथ में आ जाते हैं वहाँ पर। और जब वहाँ पर सभी लोग किंग येन को देखते हैं तो वैसे सभी लोग उसको देखते हुए कहते हैं मिस क्या आप भी यहाँ एक अल्केमिस्ट हो। लेकिन हमें यहाँ पर बताया जाता है जो लेडीज होती हैं उनका इसमें ज्यादातर कोई भी इसमें दिलचस्प नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही धुआं वगैरह होता है और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए वो लोग इससे दूरी रहती हैं। और जब सभी लोग उससे पूछ रही थी वैसे ही किंग येन होती वो अपना सर हिलाती है और जूफेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है सॉरी, कहती है आप सभी लोग गलत समझ रहे हो और जो यहाँ पर अल्केमी में पार्टिसिपेट करने आया है वो मेरा बड़ा भाई है और मैं तो बस यहाँ पर इन्हें कंपनी देने के लिए आई हूँ। और जब वो सभी लोग सुनते हैं तो वैसे उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं ओ अच्छा ये तुम्हारा भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया है किंग कन्वेंशन में। तो वो ऐसे ही और बात करता है और ध्यान से वो जूफेन को देखने लगता है वो आदमी। फिर वैसे ही कुछ और बातें करता है उनसे और वहां से चला जाता है। उनसे कहता है दोबारा मिलेंगे, ये कहकर के वहां चला जाता है। और जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो फिर जो किंग येन होती है वो जूफेन से पूछती क्या तुम इसे जानते हो। तब जो जूफेन होता है वो कहता है मैं इसे नहीं जानता हूँ। फिर वो उसकी असलियत बताता है जो वो आदमी है वो तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था क्योंकि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो ज्यादा है, इसी तरह वो सबको देख रहा होगा, उससे वो जानना चाहता होगा कि कौन कितने लेवल पे। जब तुमने वो बताया कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जो कि अभी रेडियंट स्टेज के 5th लेयर पे, तो वो समझ गया होगा कि मैं लो ग्रेड का एक अल्केमिस्ट हूँ और इसीलिए वो आसानी से यहाँ चला गया। और अगर उसे मालूम चलता कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो तुमसे और बातें करता, तुम्हारे बारे में और कुछ जानने की कोशिश करता जिससे कि उसका कंपटीशन कम हो सके। और जब किंग ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़कने लगती है, बुरा भरा उसको कहने लगती है। वो सब कहने के बाद जो जूफेन होता है वो थोड़ी सी फ्लर्ट करता है उसके साथ, जिससे कि ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे कि सबका जो ध्यान था वो इनकी तरफ जाने लगा था। और जो सैंगवान यूलिंग था वो भी कहीं दूर से होकर के इन्हें देख रहा था। जूफेन किंग येन को ऐसा आपस में देखकर वो बहुत ज्यादा ही भड़क रहा था, जो कि उसके नस से एक्सप्लोड होने वाली हो। उसने जोरों से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। और हमें बताया जाता है जो क्लैन लीडर थे उन्होंने कहा था जो सैंगवान यूलिंग होगा वो दूर रहेगा और एकदम बिहेव करेगा स्ट्रेंजर्स के जैसे कि वो लोग कभी भी मिले ना हो। और जब सैंगवान यूलिंग इतना ज्यादा गुस्से में था जूफेन और किंग येन को ऐसे बातें करते हुए देखकर, तभी जो आदमी जूफेन
वुल्फन और किंगियन के पास गया था, जो उनसे पूछने के लिए गया था। वो आदमी अब वही आदमी अब सेंगवन यूलिंग के पास भी आ चुका था और उससे पूछ रहा था, वैसे सर उसके बारे में पूछने लगता है कि उसका मास्टर कौन है और कहाँ से आयो, ऐसा वैसा। तो फिर जो सेंगवन यूलिंग होता है वो बताता है कि मेरे जो मास्टर हैं वो बहुत बड़े मास्टर हैं, मैं उनका नाम इतनी सारी भीड़ में नहीं बता सकता, चलो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, इस भीड़ से थोड़ी दूर, तब मैं तुम्हें अपने मास्टर का नाम बताता हूँ कि मेरे मास्टर आखिरकार है तो है कौन। फिर वैसे ही जो सेंगवन यूलिंग होता है उस लड़के को लेकर जाता है एक जगह पर, तभी उसी जगह से जहाँ पर वो दोनों गए थे सेंगवन यूलिंग और वही आदमी, तो उसी जगह से बहुत ज्यादा ही आवाजें आ रही थी, बहुत ज्यादा मुक्कों की आवाजें आ रही थी और किसी के चिल्लाने की आवाज। और फिर तभी हमें सेंगवन यूलिंग को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह से बाहर आता है और इस समय उसे बहुत ज्यादा ही फ्रेशनेस महसूस हो रहा था, शायद कि सेंगवन यूलिंग ने इस आदमी को बहुत मारा है, जिससे कि जो उस आदमी की हालत थी वो बहुत ज्यादा ही बेकार हो चुकी थी। फिर वैसे ही जो सेंगवन यूलिंग होता है वो दोबारा से उसी भीड़ में चला जाता है और जब सेंगवन यूलिंग और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं तभी वहाँ का गेट खुलता है, तभी हमें गार्ड्स को दिखाया जाता है, जितने भी वहाँ पर गार्ड्स थे वो सभी के सभी लोग सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स थे। वैसे ही वो सभी लोग अनाउंस करते हैं कि जो हमारे किंग है आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, अब आप सभी लोग यहाँ पर अपना अपना टेस्ट दे सकते हो। और अब जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सेंगवन यूलिंग होता है वो उस आदमी को बहुत मारता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया था। फिर उसको मारने के बाद दोबारा से वो उसी भीड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ पर सभी लोग कंपटीशन खड़े हुए थे देने के लिए आए थे। और फिर वैसे ही वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं अंदर से, दरवाजा खोलते हुए कहते हैं जो कंपटीशन है वो बस स्टार्ट ही होने वाला है, आप सबका आने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शुक्रिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लोग होते हैं, एक हाथ में बहुत ज्यादा जख्मी हालत में बीच में खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जस्ट उसके सामने वाली 3 सीटों पर 3 लोग बैठे थे, लेफ्ट साइड में इंपीरियल कैपिटल के प्राइम मिनिस्टर, सेंटर वाली सीट पे सेंगवन फुयुंग और राइट वाली सीट पे अपना डैंकिंग सेन। और फिर जो आदमी उनके तीनों के सामने खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और जख्मी हालत में कहता है वो आदमी जरूर ही स्पाई है, बिना किसी डाउट के कह सकता हूं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है जब वो इसकी बात सुनता है वैसे वो हंसते हुए कहता है तुम कह रहे हो वो स्पाई है, तुमने सेंगवन क्लैन के लोगों को बेवकूफ समझा है, जो वो लोग हमारे ही इलाके में आकर के हमें ही मारेंगे, मतलब हमारे लोगों को मारेंगे। और तो और वो लोग ऐसे लोग है भी नहीं जो दिहाड़े किसी को भी मारने लगे, तुम गए थे उनकी जासूसी करने के लिए और तो और उन्हें पता भी नहीं था कि तुम एक जासूस हो, लेकिन तुम वहां पर गए और उससे मार खाकर वापस आ गए। और अगर वो सेंगवन क्लैन का आदमी होता तो वो हमारे जगह में आकर के आखिरकार किसी को क्यों मारेंगे, दूसरे के घर में दूसरे को मारना। वो यहाँ पर एक काम के लिए आए और वो ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और तुम कह रहे हो कि वो एक स्पाई है और मुझे लगता है कि बस तुम यहाँ पर बेफालतू की बातें कर रहे हो, तुम बस उस आदमी से बदला लेना चाहते हो। और अगर वो आदमी स्पाई होता तो आखिरकार तुम्हें मारने के बाद वो तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ता, और तुम्हें ऐसी छोटी मोटी चोट क्यों ही देता, मारना होता तो वो जिंदा मार डालता। अब तुम क्या कहना चाहोगे, क्या वो अभी भी स्पाई है? इस बार थोड़ा सोच समझ के बताना। फिर दोबारा से वो आदमी कहता है मैं कह सकता हूँ कि वो स्पाई है, नेचर बिहेवियर देखने से ऐसा ही लगता है और आखिरकार वो मुझे बेफालतू मारेगा क्यों? दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कहता है थोड़ा सोच समझ के बोलो। और फिर एम्परर से कहता है अब आप ही को जो करना हो करिए, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया, और वैसे भी ये तुम्हारी जगह है और तुम्हारी जगह में आकर के तुम्हारे वहाँ ये सारी चीजें कर रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसे ही और सेंगवन फुयुंग मतलब कि स्वाइट किंग को ताने मारता है, फिर ये कहकर के अपने गार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। अब ये सारे ताने सुनकर जो किंग था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और जो डैंकिंग सेन था वो तो बस वहां पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, इन सब की बातों के मजे ले रहा था, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं बोला था। और अब जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी वहां से जा चुका था, अब बस सिर्फ यही 3 लोग बचे थे, डैंकिंग सेन, वो स्वाइट किंग और वो घायल आदमी। और इस समय जो स्वाइट किंग था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था प्राइम मिनिस्टर की सारी बातें सुनने के बाद। फिर वैसे ही जो वो स्वाइट किंग होता है वो उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है तुम सच सच बता रहे हो कि वो आदमी एक स्पाई था, और अगर तुम बिल्कुल गलत हुए तो फिर तुम घिनौने आदमी, तुम्हारा जो इंजाम होगा वो तुम भी जान नहीं पाओगे। देन फिर वैसे ही जो वो आदमी होता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो कुछ नहीं बोलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बोले तो बोले क्या। जब स्वाइट किंग उसको कुछ बोलता हुआ नहीं देखता है तो फिर वैसे ही नीचे पड़े हुए घिनौने आदमी को कुचल डालता है, जिससे कि उसकी सोल भी नष्ट हो जाती है। अब वो आदमी पूरी तरीके से मर चुका था। और फिर वैसे स्वाइट किंग कहता है ये घिनौने आदमी किसी भी काम के नहीं है, आखिरकार हे भगवान मैंने क्या ही गलत काम किया जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। इस समय जो स्वाइट किंग था उसने इस आदमी को मार दिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जो ये आदमी था ये एकदम सही बोल रहा था, लेकिन अफसोस वो आदमी मारा गया सच बोलने के बाद भी, और कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। और अगर वो लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते तो शायद सेंगवन क्लैन के लोग पकड़े जाते, लेकिन कोई भी नहीं और उस आदमी को भी बेफालतू की सजा मिली, उसकी मौत। और जब वो स्वाइट किंग इतना ज्यादा गुस्से में था वैसे ही जो डैंकिंग सेन होता है वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। मतलब तुम लोग कह सकते हो कि ये डैंकिंग सेन और जो ये स्वाइट किंग है ये समझो एक ही तरफ है, और जो इंपीरियल फैमिली का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो
उनका एम्परर है वो दूसरी तरफ। ये लोग तो शायद इनको रोकना चाहते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, मैं बस ऐसे ही गेस्ट कर रहा हूं। वैसे भी हम लोग डैंकिंग सन की बातें तो सुन ही चुके हैं पीछे। जो फैन से उसने क्या कहा था कि जो इंपीरियल कैपिटल है वो कैसे फैल रहा है, कैसे सारे जगह पे कब्जा करना चाहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गेस्ट किया था। वैसे जो डैंकिंग सन होता है वो दोबारा से स्वार्ड किंग से कहता है, वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे शराब की बोतलें रखी है ना स्टोर हाउस में, अब मैं वहीं जा रहा हूँ उनको पीने के लिए। और ये क्या करके वहां से चला जाता है। जब डैंकिंग सन वहां से चला जाता है वैसे स्वार्ड किंग अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है गुस्से में, अब स्वार्ड किंग भी मेरा मजाक उड़ाने लगा, बस मेरा टाइम आने दो, मैं सबको ही अपने रास्ते से हटा दूंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें फ्लाइंग क्लाउड मैनर के बैकयार्ड गार्डन को दिखाया जाता है। वहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर होने वाले पिल कंपटीशन के लिए आए थे। अब वो सभी लोग अंदर कंपटीशन देने के लिए आ चुके थे और वहाँ पर अभी सभी लोग एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे ग्रुप बना करके, किसी के बारे में बुराई किसी के बारे में भलाई, एक दूसरे से जानकारियां इकट्ठा करना। ऐसे ही वहाँ पर सब कुछ हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, पता नहीं कौन कौन सी जगह से, इंपीरियल फैमिली में काम पाने के लिए, बेस्ट एल्केमी पोस्ट पाने के लिए। और वहाँ पर 2 लोग और आए थे जो कि इस पूरे सेंट्रल एरिया के टॉप 10 एल्केमिस्ट में से एक थे। और उनमें से एक तो इंपीरियल फैमिली में काम भी करता था एल्केमी के पोस्ट पे, लेकिन तब भी वो एल्केमी की पोस्ट छोड़कर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था, जिससे कि उसे और भी ज्यादा हायर पोस्ट मिल सके। और वहाँ पर सभी लोग उसको देखकर तारीफ कर रहे थे, ये तो 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट है, तो बस 10th ग्रेड का एल्केमिस्ट बनने वाला है। वहाँ पर बस चारों तरफ उसका ही चर्चा था, लेकिन वैसे ही उसके सामने एक और आदमी आ जाता है, उसका एक कॉम्पिटिटर होता है। और जब पिछली बार इंपीरियल फैमिली में कॉम्पिटिशन हुआ था, ये आदमी उससे हार चुका था और जो इसकी पोस्ट थी वो दूसरे आदमी को मिल चुकी थी, जो कि अभी इसके सामने है। और मुझे इन दोनों के नाम याद नहीं है, वैसे भी इनका ज्यादा नाम नहीं आने वाला, बस ये लोग इस कंपटीशन तक ही रहेंगे, फिर इनका नाम ज्यादा नहीं आएगा, फिर इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। अब कंटिन्यू करते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही आपस में बात करते हैं कि तुम भी यहाँ पर आए हो कंपटीशन देने के लिए। दूसरा आदमी कहता है मैं भी यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हारी प्लेस मेरी प्लेस हो जाएगी। फिर वैसे ही वहाँ पर वो भी आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो। तो जब वो इन दोनों को देखते हैं तो वो कहते हैं आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वैसे जो गार्ड होते हैं वो भी कहते हैं, मतलब मैं इनको चंगू मंगू कहूंगा। फिर वैसे जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं जो वो चंगू अभी जस्ट इंपीरियल कैपिटल में काम करता था, लेकिन छोड़ दिया इस कंपटीशन के लिए, उस अच्छी जॉब को छोड़ दिया और यहाँ पर आया है कंपटीशन देने के लिए। तो फिर जब वो सुनता है प्राइम मिनिस्टर कहता है ये बूढ़ा चंगू कहीं इतनी अच्छी पोस्ट को छोड़कर यहाँ पर आ गया, इंपीरियल कैपिटल में इसकी उतनी अच्छी पोस्ट नहीं थी, यहाँ पर आ गया। देन फिर वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास जाता है, उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन जो चंगू होता है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को देख नहीं पाया था कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पीछे से बोला था। फिर वो ऐसे ही कहता है आखिरकार अब कौन आ गया मुझसे बात करने के लिए। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, लेकिन ऐसे ही कोई आकर के मुझसे बात नहीं कर सकता। और जब वो पीछे फिर मुड़ता है उसको देखने के लिए, वैसे ही वो हैरान हो जाता है और फिर वैसे ही कहता है सर 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 प्राइम मिनिस्टर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि ये कंपटीशन मैं ही करवा रहा हूँ। दोबारा से प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है, मतलब उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी पोस्ट इंपीरियल कैपिटल में अच्छी नहीं थी जो तुम यहाँ पर आए। जो चंगू होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं, दरअसल बात यह है कि अच्छा मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताता हूं। मैंने सुना था कि जो क्राउन प्रिंस है उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एल्केमिस्ट उन्हें देख ही नहीं पा रहा था, किसी एल्केमिस्ट को अलाउ ही नहीं किया गया था कि कोई उनकी जांच करे। और फिर जब मैंने सुना कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है कि जो भी यहाँ पर टॉप 10 एल्केमिस्ट होंगे वो उन्हें ठीक करेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पर इस्तीफा देकर के यहाँ पर आ गया हाई पोस्ट के लिए, और शायद इससे मैं और भी ज्यादा अच्छी रैंक को पा सकता हूँ। तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी कहता है अच्छा ठीक है। देन फिर जो मंगू होता है वो भी उसके पास आ जाता है, कहता है कि मैं इस बार इसकी पोस्ट को छीन लूंगा। फिर आपस में फिर ये दोनों ऐसे चंगू मंगू झगड़ा करने लगते हैं। कहता है कि तुम्हारी पोस्ट मेरी हो, मतलब मंगू चंगू से कहता है। और फिर जो चंगू होता है वो मंगू से कहता है पता है जब सुअर आसमान में उड़ने लगेंगे ना तब तुम उस पोस्ट पे पहुंच पाओगे। ऐसे ये लोग आपस में और बहस करने लगते हैं। तो फिर अब ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है 10-15 मिनट, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सभी को कहता है, मतलब सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बोल के, फिर सबको बताता है कि मतलब इस कंपटीशन के बारे में बताता है कि कितने राउंड होंगे, कितने लोग सिलेक्ट होंगे, कैसा कैसा क्या क्या प्रोसेस है। इसमें शायद 3 राउंड होंगे और 3 राउंड के बाद सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि क्राउन प्रिंस को ठीक करने के लिए जाएंगे। वैसे जो ये कंपटीशन है वो इसलिए हो रहा है जिससे जो ये प्राइम मिनिस्टर है वो सेंगवान क्लैन के लोगों को भी पकड़ सके और क्राउन प्रिंस को ठीक करने के लिए आदमियों को भी सिलेक्ट कर सके, इसीलिए ये इस कंपटीशन को करवा रहा है। लेकिन हाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा ही जान, इसी की वजह से सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। जो जूफेन था वो भी ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। वहाँ पर जो सभी लोग थे वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार ये क्या है, सही में एक पिल कंपटीशन है, जो इतना आदमी है वो इस कंपटीशन को करवा रहा है। ऐसे ही सभी लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है जो भी किंग है स्वार्ड किंग अभी यहाँ पर नहीं आएगा, वो लास्ट सभी को देखने के लिए आएगा। और इस समय जो जूफेन होता है उस प्राइम मिनिस्टर को देखकर थोड़ा सा वो प्राइम मिनिस्टर फेमिलियर लग रहा था। फिर वैसे उसको देखते हुए जूफेन कहता है इसकी जो मुस्कान है और इसकी जो शक्ल है एकदम जूके जंग फैन जैसी लगती है, इसीलिए तो मैं सोचूं ये थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है तो फिर कहता है जो पहला राउंड होगा उसमें बस तुम्हें 7th ग्रेड की पिल बनानी होगी। जब सभी लोग सुनते हैं वहाँ पर वैसे सभी लोग बात करने लगते हैं क्या सिर्फ 7th ग्रेड की पिल, तो बहुत ज्यादा ही आसान काम है। ऐसे ही आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चुप करा देता है सबको और फिर कहता है जो भी पिल को सबसे पहले बनाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर तब
तब जाके सब लोग शांत होते हैं। और इस समय वहाँ पर जो कंपटीशन था वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, हजारों लोग उस कंपटीशन को देने के लिए आए और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़। फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सभी गार्ड से कहता है सबके लिए सीट्स का इंतजाम करो, जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबका इंतजाम करो। फिर वैसे जो गार्ड्स होते हैं वो सब चीज लाने लगते हैं। सबके सीट्स में एक एक स्टोरेज रिंग रख देते हैं। उस स्टोरेज रिंग में बहुत सारे हर्ब्स मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे लेवल 9 लेवल 10 के। इन्हें देखकर वहाँ पर काफी लोग तो हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी भी लेवल 9 और लेवल 10 की इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखा था। लेवल 10 की पिल को देखना तो बहुत दूरी की बात है। इस समय वो सभी लोग लेवल 9 और लेवल 10 के इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, और अगर ये इंग्रेडिएंट्स इनको मिल जाते हैं बहुत ज्यादा ही अमीर हो सकते हैं। लेकिन अभी इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको सिलेक्ट होना है इंपीरियल कैपिटल में इन्हें हाई पोस्ट चाहिए, और इसीलिए अब इन्हें पूरी जी जान लगानी होगी। और देन वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गार्ड्स की तरफ कुछ इशारा करता है। देन जो गार्ड्स होते हैं वो लोग वैसे ही बहुत सारे अल्केमिस्ट को ढकेलने लगते हैं, बाहर की तरफ निकालने लगते हैं। जितने अल्केमिस्ट को निकाला जा रहा था वो लोग गुस्से में कहते हैं कि आखिरकार आप हमें ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। ऐसे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उन सबसे कहता है जो एक अल्केमिस्ट होता है उसे अपने दिल को शांत रखना चाहिए, और इतने हाई क्लास के इंग्रेडिएंट्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और अपने आप को शांत रखना चाहिए। इसलिए तुम लोग इस कंपटीशन के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपने मन को ही नहीं संभाल सकते, तो फिर तुम पार्टिसिपेट क्या ही करोगे। क्या करके उनमें से बहुत सारे अल्केमिस्ट को निकाल देते हैं। इस समय 1/3 पार्ट निकल चुका था, हजारों लोग वहाँ से निकाले जा चुके थे। जो अल्केमिस्ट वहाँ से निकले थे वो सभी लोग कहते हैं तुम तो नौकर हो एम्परर के, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे वो बकवास सी बातें कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में जो जूफिन होता है जब वो ये सारी चीजें देखता है तो फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ ये लोग इन्हें क्यों निकाल रहे हैं। अगर मैं सही बताऊँ ये लोग इन्हें इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐसे थे जो कि इन इंग्रेडिएंट्स को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे। ऐसा दिखा रहे थे कि इन्होंने कभी भी इंग्रेडिएंट्स को देखा नहीं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी यही चाहता था, क्योंकि जो सैंगवान क्लैन के लोग होंगे वो लोग ऐसे इंग्रेडिएंट्स को देखकर ज्यादा लालच नहीं करेंगे और ज्यादा खुश और या फिर ज्यादा भावुक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग सैंगवान क्लैन से बिलोंग करते हैं और वो लोग ज्यादा अमीर होते हैं। दोबारा से जूफिन कहता है इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर उसने ये सारे चाल चली और इन सबको निकाल दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी सैंगवान क्लैन का लोग नहीं है। और फिर वैसे ही दोबारा से हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ दिखाया जाता है कि अब इशारा करते हुए कहता है जो पहला राउंड है वो अब स्टार्ट होता है, तो अब सभी लोग चालू हो जाओ अपनी अपनी 7th ग्रेड की पिल्स को बनाना स्टार्ट करो। तो वैसे ही वहाँ पर सभी लोग अब पिल को बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं इनमें से जो वो चंगू मंगू है वो दोनों ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर, वो दोनों ही हाई क्लास के अल्केमिस्ट हैं। अब जूफिन इन सबको ही हराने वाला है। तो अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पर सभी लोगों को 7th ग्रेड की पिल बनानी थी, और जो लोग सबसे पहले बनाएंगे वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अब सभी लोग रेडी हो चुके थे पिल को बनाने के लिए, और वैसे सभी लोग अपनी अपनी फायर को बाहर निकाल लेते हैं जो कि यूज होती है हर्ब्स को रिफाइन करने के लिए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए। लेकिन वहाँ पर बहुत लोगों के फायर निकालने की वजह से बहुतों की फायर इतनी कमजोर थी कि वो जल भी नहीं पा रही थी, बहुतों की फायर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो इसीलिए जो कमजोर फायर थी वो ताकतवर फायर के सामने टिक नहीं रही थी, अपना रिफाइनिंग वाला काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वहाँ पर मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान थे, क्योंकि वो लोग बहुत मुश्किल से ही अपने फायर को जला पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हायर रैंक की भी बहुत सारी फायर्स थी, और इसीलिए वहाँ पर बहुतों को दिक्कत हो रही थी 7th ग्रेड की पिल को बनाने के लिए। और इस समय जो सैंगवान यूलिंग था उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसकी अच्छे से जल रही थी, क्योंकि उसको 3 मास्टर ने सिखाया है वो कम से कम 8th ग्रेड की पिल तो आसानी से रिफाइन नहीं कर ले, और इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रही, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसीलिए वो अपना काम धीरे धीरे करता जा रहा था सैंगवान यूलिंग। और तभी हमें जूफिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी एकदम आराम से खड़ा हुआ था, और इसी की वजह से उनकी और किंग येन की लड़ाई हो जाती है, मतलब झगड़ा होने लगता है, आपस में बहस होने लगती है। और इस समय सब लोग उन्हीं को देख रहे थे, ये लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं ऐसा वैसा। और ये सब कुछ देखकर जो सैंगवान यूलिंग थी वो तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, मतलब हर समय जूफिन और ये लोग बहुत ज्यादा पास में रहते हैं, जो एल्डर्स है उन्होंने भी हमें अलग कर दिया, अब जो मेरी कजिन है वो इस आउटसाइडर के साथ है, तो इसीलिए ये सब कुछ बार बार देखकर जल रहा था। जूफिन ने तो अभी भी स्टार्ट भी नहीं किया था रिफाइनिंग करना, वो तो बस किंग येन से बहस करता जा रहा था। और जब सैंगवान यूलिंग ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं रहा है और आसानी से यहाँ से बाहर हो जाएगा, और तब जाके उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे ही जूफिन को छोड़ना नहीं चाहता था, वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर जूफिन को मरवाना चाहता था, इसीलिए वो हर बहाने ढूंढ रहा था कि कैसे ना कैसे करके जूफिन को यहाँ पर मरवाया जाए, चाहे इन गार्ड्स के हाथ हो या फिर चाहे कैसे, लेकिन इसको मरवाना है तो मरवाना है। लेकिन अभी तो उसको पिल पे फोकस करना था, इसीलिए अब वो अपने बस पिली पे फोकस कर रहा था। लेकिन तभी जो जूफिन होता है वो भी अपने ब्लू फायर को बाहर निकाल लेता है, जिसे कि युआन फायर भी
कहते हैं। और जो ये फायर है ये इतनी ताकतवर नहीं है, सबसे लोवेस्ट फायर है, लेकिन तब भी जो जूफेन था वो आसानी से उससे कंट्रोल कर पा रहा था और कोई भी फायर आकर के उसको दबा नहीं पा रही थी, इतनी कमजोर फायर होने के बावजूद भी। और जूफेन आसानी से अपने फायर को कंट्रोल भी कर पा रहा था और वहाँ पर इतनी आसानी से अपनी फायर को कंट्रोल करता देख वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे। उनके आसपास जितने भी लोग थे सभी लोग बस जूफेन की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि वो एकदम आसानी से अपनी फायर को कंट्रोल कर पा रहा था और कोई भी दूसरी फायर जो भी उससे ताकतवर थी वो इसको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और ये देखकर जो सेंगवान यूलिंग था वो भी हैरान था, वो भी कह रहा था कि आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है, इतनी कमजोर फायर होने के बाद भी ये आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। यही बात उनके आसपास के सभी लोग कह रहे थे। तभी जूफेन के पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मतलब जूफेन से कहता है, ब्रदर आखिरकार आप ये कैसे कर पा रहे हो, आप भले ही अभी रेडियन स्टेज पर हो, सिर्फ भले ही 7th ग्रेड की पिल क्यों ही ना बना पाए, लेकिन जब आप रेडियन स्टेज के आगे जाएंगे तो फिर आप बहुत सारे अचीवमेंट्स को गेन करेंगे जिससे कि आपका नाम बहुत आगे जाएगा। और फिर वैसे ही सब लोग पूछते हैं जूफेन से, आखिरकार आप ये कर कैसे रहे हो, आपकी इतने लो ग्रेड की फायर होने के बाद भी इसे आसानी से यूज कर पा रहे हो, लेकिन कैसे। और जब जूफेन ये सुनता है तो फिर वो भी बताता है कि जो ये फायर है भले ही लो ग्रेड की, लेकिन जो कंट्रोलिंग है मेरी वो बहुत हाई लेवल की है। तुम लोग बस ये सोचते हो कि जो फायर होती है वो सिर्फ एक फायर ही होती है, जो एक इंसान होता है वो सिर्फ एक इंसान होता है, और ये दोनों ही डिफरेंट चीज होती हैं, क्यों है ना, तुम लोग यही सोचते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी फायर है वो मुझसे एक है, इसीलिए मैं इसको आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही वो उनको और भी गोली देता रहता है, मतलब कि झूठी पट्टी पढ़ाता रहता है, ये ऐसा है वैसा है, ये फायर ऐसे करती है वैसे कर सकती है, लेकिन वो सबको जूफेन झूठ बोल रहा था। इस फायर के टिके रहने का असली रीजन ये था कि जूफेन के पास 3 फ्लेम है, एक तो केओस फ्लेम जिसे कि अजूरे फ्लेम कहते हैं, दूसरी गोल्डन फ्लेम और तीसरी ब्लैक थंडर लाइटनिंग फ्लेम। अरे यार ब्लैक वाली फ्लेम को कुछ कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। तो इन्हीं तीनों फायर की वजह से जो जूफेन की वो जुआन की वाली फ्लेम थी वो आसानी से टिकी थी, और कोई भी पावरफुल जो फ्लेम थी वो उनके सामने नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उन तीनों फ्लेम का जो ऑरा था जूफेन की लो ग्रेड वाली फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए कोई भी फ्लेम उनके पास आने से भी घबरा रही थी। तो मेन रीजन यही था कि जूफेन अपनी फ्लेम को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है और जला पा रहा है। और इसी चीज को देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान हो चुके थे, और जो किंग येन थी वो भी हैरान हो चुकी थी। उसने तो सोचा था कि जो जूफेन है वो बस एक ऐसा ही छोटा मोटा एल्केमी होगा, लेकिन जूफेन की इतनी अच्छी एल्केमी स्किल देखकर वो भी हैरान हो चुकी थी। फिर ऐसे ही जूफेन की तारीफ करने लगती है। जो जूफेन होता है वो भी कहता है कि हाँ जो तुम्हारे फादर है जो तुम हो, दोनों लोग ही मुझे कमजोर समझते हो, मतलब मुझे कम समझते हो एल्केमी में। फिर ऐसे ही लोग दोबारा से बहस करने लगते हैं। इस समय जूफेन पिल को कम बना रहा था, बातें ज्यादा कर रहा था, और ये सब कुछ देखकर जो सेंगवान यूलिंग था वो खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी पिल थी वो बनने वाली थी मैक्सिमम, मतलब वहाँ पर सबकी पिल ही बनने वाली थी। फिर तभी हमें चंगू मंगू की तरफ दिखाया जाता है, मतलब ये दोनों अभी भी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि सबसे पहले पिल को कौन बनाएगा, और इन दोनों की पिल बस बनने ही वाली थी, और बस कुछ टाइम ही दूर था इनकी पिल बनने के लिए। लेकिन तब भी ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों में से सबसे पहले पिल किसकी बनेगी, और मेन कंपटीशन तो लग रहा था कि इन्हीं दोनों में है। और ज्यादातर जो लोग थे वो बस चंगू मंगू को ही देख रहे थे, क्योंकि यही दोनों थे जो यहाँ पर सबसे हाई क्लास के एल्केमिस्ट थे, और इन दोनों का जो कंपटीशन है वो बहुत पहले से है, मतलब बहुत सालों से दोनों लोग एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, और इनके जो मास्टर थे वो भी सेम ही थे। इसी चीज की वजह से वो एक दूसरे से हमेशा कम्पीट करते रहते थे, और अब बस कुछ ही देर बचा था, इनकी पिल बस तैयार होने ही वाली थी, और अब उन दोनों का ही ध्यान बस अपनी पिल को रिफाइन करने पे ही था। और जो प्राइम मिनिस्टर था उनका भी ध्यान इन पे ही था। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी इनकी बात करता है कि हाँ ये दोनों एक मास्टर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनमें जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया होगा और बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटेटिव होगा। और बस अब उन दोनों की पिल बनने वाली थी, लेकिन वैसे ही कोई कहता है मेरी पिल तैयार है, और जब वो दोनों चंगू मंगू और जब प्राइम मिनिस्टर ये सुनते हैं तो फिर वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जिधर से आवाज आई थी, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर सभी लोग देखने लगते हैं कि आखिरकार ये किसने बोला। और इस समय जो चंगू मंगू थे वो भी हैरान हो चुके थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि हमसे बड़ा आखिरकार कौन ही अल्केमिस्ट आ गया जो हमसे पहले भी पिल को तैयार कर ले। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी हैरान था, प्राइम मिनिस्टर भी सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़का है तो है, मतलब जिसने बोला है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो ये सोच रहा है कि आखिरकार चंगू मंगू के अलावा और कौन नहीं आ गया जो यहाँ पर इनसे भी बेहतर है, क्या सेंट्रल एरिया में इन दोनों से बेहतर भी कोई है, क्या कोई अंडरडॉग है जो अभी अभी जस्ट उभर रहा है। तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर भी सोच रहा होता है। फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं और जो चंगू मंगू होते हैं वो तीनों लोग भी उसी तरफ जाने लगते हैं, इधर से आवाज आई थी। और फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कौन था जिसने बोला, और फिर वैसे ही सभी लोग एक तरफ इशारा करने लगते हैं, और जिस आदमी ने अपना हाथ उठाया था उससे दूर जाने लगते हैं। जिस आदमी ने अपना हाथ उठाया था वो था जूफेन। देन वैसे ही जूफेन जो होता है उसके हाथों में अभी फायर जल रही थी, लेकिन वैसे ही वो अपने हाथों में सभी इंग्रेडिएंट्स को लेता है, उसमें फायर लगा देता है, और फिर वैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, कहता है जो मेरी पिल है वो तैयार हो चुकी है। मतलब कि जूफेन ने किसी भी कोल्ड ड्रम का यूज नहीं किया था रिफाइन करने के लिए, बस अपने हाथों और फायर का यूज किया था। लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था कि वो पिल बननी है कि वो झूठ बोल रहा है, और बस जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे बस जूफेन ने अपने हाथों में पकड़े थे, मुट्ठी अपनी बंद कर लिया था, और बस उसके हाथ में फायर ही जल रही थी। और इस समय जो सेंगवान यूलिंग था वो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था ये सब कुछ देख कर। और फिर वैसे ही ये सब कुछ देखने के बाद कहता है बहुत बढ़िया कमीने कहीं के, मैं तो यही चाहता
था कि तुम कोई गलती करो और तुम्हारा काम तमाम हो जाए, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुमने अपने हाथों ही अपनी कब्र को यहाँ पर खोद लिया है। आखिरकार तुम्हें छोटे लगता है क्या ये जगह क्या है? क्या ये मजाक करने वाली जगह है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक छोटी गलती तुम्हारा जीवन उड़ा सकती है, तुम्हारी मौत दिखा सकती है। ऐसे ही वो ये सब कुछ सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जूफेन ने अपने हाथों का यूज करके अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था, इसीलिए उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जूफेन के पास आता है और कहता है क्या तुमने बोला? फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी कहता है हाँ मैंने बोला। दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जूफेन से कहता है बच्चे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये फ्लाइंग क्लाउड मैनर में हो रहा कंपटीशन है। यहाँ पर एक मजाक तुम्हारी जिंदगी उड़ा सकती है, तुम्हें मरवा सकती है, इसीलिए बच्चे मजाक मत करो और चले जाओ यहाँ से। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। देन दोबारा से प्राइम मिनिस्टर जूफेन को समझाता है हे बच्चे तुम सुनो, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन नाम कमाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से वो कल का सवेरा नहीं देख पाते। तो इसीलिए बच्चे मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। क्या तुम अब समझ गए? देन जो जूफेन होता है वो कहता है अरे भैया मैं एकदम सच कह रहा हूँ, तुम्हारे विश्वास क्यों नहीं करते? जो मेरी पिल है वो बन चुकी है। और ये सब कुछ जूफेन ने एकदम कॉन्फिडेंटली बोला था। ऐसी कॉन्फिडेंट वाली बात सुनकर जो वो प्राइम मिनिस्टर था वो भी बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था, मतलब जूफेन का साहस देख करके। और वो जूफेन से इम्प्रेस भी हुआ था कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, एकदम साहसी है। इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं डर रहा है और एकदम साहस से मेरे सामने बोल रहा है। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो दोबारा से उस लड़के को समझाता है देखो मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो अपनी मुट्ठी को मत खोलना और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें अपनी पिल को दिखाना है तो अपनी मुट्ठी को खोल दो, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा अगर तुमने झूठ बोला तो फिर ये तुम ही जान दो। इसीलिए मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ मुट्ठी को बंद करके और इसको बिल्कुल भी मत खोलना। लेकिन तब भी जूफेन नहीं मानता है और जब प्राइम मिनिस्टर बार बार कहता है तो फिर जो जूफेन होता है वो मुट्ठी को खोल देता है और फिर वैसे ही एक चमकती हुई एक पिल जूफेन की मुट्ठी से हवा में उड़ जाती है और फिर वैसे ही चंगू के सामने रुक जाती है और फिर वैसे जो चंगू होता है उस पिल को पकड़ लेता है और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास आते हुए कहता है सर प्राइम मिनिस्टर ये जो पिल है ये एकदम टॉप टियर की 7th ग्रेड की पिल है, ये जस्ट अभी अभी बनाई गई है। और जब प्राइम मिनिस्टर ये सुनता है तो वो तो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इस लड़के ने ये कैसे किया, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। सभी लोग यूज करते हैं कॉल्ड्रम का पिल को रिफाइन करने के लिए, लेकिन इस बच्चे ने फायर जलाई, मतलब अपनी मुट्ठी में फायर जलाई और सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथ में पकड़ा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली और इसकी पिल बन के तैयार। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? और इस समय जो चंगू मंगू थे वो भी यही सोच रहे थे, वो लोग कह रहे थे क्या हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्या वो सारी बेकार है जो हम लोग उस बर्नर में इतनी मेहनत से पिल रिफाइन करते हैं और ये बच्चा सिर्फ देखो अपनी मुट्ठी में पकड़ के पिल तैयार कर लिया। और सभी लोग ऐसे ही सब बातें कर रहे थे जूफेन के बारे में। जो सैगवान यूलिंग था वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और इससे बड़ी बात ये थी कि वो भी हैरान था कि आखिरकार जूफेन ने ये कैसे किया। जूफेन बच गया तो इसलिए वो गुस्सा भी था और हैरान भी था और जूफेन के बारे में बहुत सारी बात कर रहा था अपने, लेकिन वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि जो जूफेन की ये स्किल थी ये एकदम हाई क्लास की स्किल थी। इसे कुछ पाल्म टेक्निक कहते हैं, मतलब कुछ पाल्म करके ऐसे ही नाम है इस टेक्निक। तो जूफेन अपने पिल को रिफाइन करने के लिए इसी चीज का यूज करता है, इसी टेक्निक का। और अब जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो बुक ऑफ स्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है उसने 7th ग्रेड की पिल बना लिया और वहाँ पर उस पिल को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। और जूफेन ने इस पिल को बनाया था यूज करके एक यूनिक स्किल का यूज करके एल्केमी में, जिसे कि यूनिवर्स पाल्म भी कहते हैं। और इस समय जो बाइली जिंगवी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर था बस हैरान नजरों से उसी पिल की तरफ देख रहा था। पहले तो प्राइम मिनिस्टर को भी लग रहा था कि वो बस इसके साथ खेल रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसकी स्किल देखी तो वो भी हैरान हो चुका था। उसके अलावा वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो चुके थे और उसी आदमी की तरफ मतलब की जूफेन की तरफ देख रहे थे। और जो जूफेन था वो एक ट्रू मास्टर था एल्केमी में, ये उन दोनों ग्रैंड मास्टर से भी फास्ट था। जूफेन ने सबसे पहले इस पिल को बना लिया था और प्राइम मिनिस्टर जूफेन के ऐसे टैलेंट को देखकर वो भी अप्रिशिएट कर रहा था जूफेन को रिस्पेक्ट दे रहा था। फिर वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो धीरे धीरे चल करके जूफेन के पास आता है और फिर उसके सामने झुक कर माफी मांगता है और कहता है क्या मैं सर से पूछ सकता हूँ कि वो मेरे रूड बिहेवियर को जो कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था क्या आप भूल सकते हैं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो भी हंसते हुए प्राइम मिनिस्टर से कहता है सर को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस समय जो सैंगवान यूलिंग था वो तो इस समय गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा था और जूफेन को अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था। वैसे ही अपने मन में दोबारा से कहता है आखिरकार इस पंग ने अभी किया क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स राख में बदल गए और आखिरकार उन इंग्रेडिएंट्स की जगह ये पिल कैसे आ गई? और फिर वैसे दोबारा से कहता है इसका लक आज बहुत अच्छा है। तभी में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस समय जूफेन की पिल को अपने हाथ में लिया था। इस समय जो वो पिल थी वो अभी भी हल्की सी गर्म थी और बहुत अच्छी खुशबू को फैला रही थी। देन
उसी बिल को पकड़ते हुए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जुफिन से कहता है, सर आपकी एल्केमी में जो स्किल है वो बहुत ज्यादा ही है, आप एल्केमी के पाथ में एक ट्रू ग्रैंड मास्टर हैं और आपके पास सही में बिल को रिफाइन करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही है। देन वैसे जो जुफिन होता है वो भी हल्की आवाज में कहता है, सर आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, आप बहुत ज्यादा ही काइंड हो। देन वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी उसके सामने झुक जाता है, मतलब जुफिन के सामने झुक जाता है और उससे कहता है, ये एक ग्लोरी है और ये डिजर्व भी करती है सर के टैलेंट को, और क्या मैं सर का नेम जान सकता हूँ, और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पर रुके हैं। देन वैसे ही जो जुफिन होता है वो भी उससे कहता है कि मेरा नाम गु यी फैन है, मैं वेस्टर्न लैंड से आया हूँ, जस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले गो रेसिडेंट्स को खरीदा है और मैं वहीं पर रहता हूँ। देन वैसे ही प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ओह क्या आप एक न्यू कमर हो, तो फिर आपका यहाँ पर स्वागत है, और जो ये द स्वार्ड स्टार एम्पायर है सेंट्रल एरिया का, वो आप जैसे टैलेंट को अप्रिसिएट करता है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर कुछ ग्रेट करेंगे अपना नाम को बनाने के लिए इस जगह पे। देन वैसे ही जुफिन भी कहता है, आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक फैक्ट है, और जो मेरा स्वार्ड स्टार एम्पायर है वो कभी भी ऐसे टैलेंट को निग्लेक्ट नहीं करता है। और ये कहकर के बाली जिंगवाई दोबारा से झुक जाता है जुफिन के सामने और जुफिन को ग्रेट करता है, और देन दोबारा से कहता है, जो सर गो हैं उन्होंने सिर्फ इस टेस्ट को ही पार नहीं किया बल्कि उन दोनों ऑनरेबल ग्रैंड मास्टर से भी आगे निकल गए, इसलिए जो ऑनर है वो आपका है, प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। और फिर ये कहने के बाद बाली जिंगवाई ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया और इस समय गार्ड दोनों तरफ खड़े होकर रास्ता बना रहे थे, और अब ये जुफिन के लिए सम्मान था। और देन वैसे ही जो जुफिन होता है वो भी इन सब चीजों को देखकर सर हिलाता है, और अब जो जुफिन था वो पहले से भी अलर्ट हो चुका था। और फिर वैसे ही जुफिन अपने मन में कहता है, ये आदमी पहले से ही जानता है कि लोगों की फीलिंग का ख्याल कैसे रखा जाता है, और जरूरत पड़ने पर निर्णय लेता है, और जरूरत पड़ने पर सम्मान भी करता है। इस आदमी में कुछ भी बनावटी नहीं है, ये वास्तव में एक मैन ऑफ कैरेक्टर है, और उसे एक संपन्न और उचित व्यक्ति कहना कम होगा, बल्कि उस आदमी को एक मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक स्वर्ड किंग मैनर का सिर्फ एक स्टीवर्ड ऐसा एक्ट करे। कहने के बाद जुफिन एक लंबी सी सांस लेता है, और देन वैसे ही जो किंग येन होती है वो जुफिन के फेस के सामने आ जाती है। फिर वैसे ही जो जुफिन होता है वो भी अपने ख्यालों से उठ जाता है। इस समय जो किंग येन का फेस था वो एकदम प्राइड से भरा हुआ था जुफिन को देखकर। फिर वैसे ही वो दोनों लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, और अब जो वहाँ पर बचा था वो थे बस कुछ हंड्रेड्स ऑफ अल्केमिस्ट, जो कि उन दोनों को ही मतलब जुफिन और किंग येन को ही सम्मान पूर्वक वहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। लेकिन किसी की ईर्ष्या सेंगवान यूलिंग की ईर्ष्या से मेल नहीं खा सकती। यूलिंग को जितना बुरा लग रहा था उतना बुरा किसी को भी नहीं लग रहा था। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है उनको देखते हुए, भगवान के लिए मैं तो बस उसका सर कटते हुए देखना चाहता था, लेकिन अचानक वो ठीक हो गया और उसने फर्स्ट प्लेस को प्राप्त कर लिया। उसे अपना सिर रखने और गौरव प्राप्त करने का मौका मिला। ये एकदम ही बेतुका है, और तो और बल्कि मैं यहाँ पर मैन हूँ, तुम तो यहाँ पर सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आए थे, आखिरकार तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हो। इस समय जो सेंगवान यूलिंग था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था और जुफिन से बहुत ज्यादा ही घिन करने लगा था, क्योंकि वो जुफिन के पास सेंगवान किंग येन को देख रहा था। देन दोबारा से सेंगवान यूलिंग कहता है, गो एंजॉय कर लो जितना भी तुम अभी एंजॉय कर सकते हो, तुम जितने बड़े होते जाओगे तुम उतनी तेजी से नीचे गिरोगे, और तुम जैसा रेडियन स्टेज कल्टिवेटर सॉरी एक अल्केमिस्ट सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए 7th ग्रेड की पहले ही लिमिट है, और जो तुम इतनी आसानी से खुश हो रहे हो और इतनी आसानी से आगे बढ़ चुके हो सेकंड राउंड में, तुम खुद ही देखना यही तुम्हारा आगे गिरने का कारण बनेगा, और वो बहुत ज्यादा ही पेनफुल होगा। और जो होप है सेंगवान क्लैन की मैनर में घुसने की वो सिर्फ मुझ पर टिकी हुई है, और सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई होगी। ये शिकायत नहीं है बल्कि मेरी अल्केमिस्ट पे भरोसा है, बस तुम इंतजार करो। अपने अहंकार को थपथपाते हुए सेंगवान यूलिंग का चेहरा फीका पड़ गया, और इस समय जो उसके साइड में अल्केमिस्ट खड़े हुए थे वो उसे हल्का सा उलझन में पा रहे थे। और फिर वैसे ही कहते हैं, फ्रेंड्स बडी आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, और अगर तुम्हें रिफाइनिंग पीस ऑफ कर रही है, तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, तो आखिरकार तुम एक अल्केमिस्ट कैसे ही हो सकते हो। और देखो ये बैली जिंगवाई है प्राइम मिनिस्टर, जो जानता है कि कब क्या करना है, और जिस व्यक्ति को उसने धमकी दी थी अब उसे वो एक सम्मानित व्यक्ति की तरह रख रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव तुरंत आ रहा है। और एक अंधेरे कोने में सेंगवान फेयुंग और डेंकिंग सेन ने इस कंपटीशन को नजरअंदाज कर दिया। सेंगवान फेयुंग की आंखें चमक उठी, और फिर वैसे ही वो कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं इस बच्चे की तुलना में कमजोर हूँ, वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर किसी रीजन की वजह से है। देन वैसे ही जो डेंकिंग सेन होता है वो एक दारू का ग्लास पीते हुए कहता है हंसते हुए, ये पूरा पॉइंट ही उसे एक प्राइम मिनिस्टर के जैसे बनाता है, और तुम क्या सोचते हो कि अभी मार्शल आर्टिस्ट हमारे जैसा हो सकता है। देन वैसे ही जो सेंगवान फेयुंग होता है वो कहता है, एक होने में क्या गलत है, क्या स्वार्ड स्टार एम्पायर के एंसेस्टर प्रिंसिपल स्वार्ड भी क्या उनमें से एक नहीं है। नेशन पे उसके जैसे किसी व्यक्ति के बिना स्वार्ड स्टार एम्पायर कभी भी दूसरे लैंड को उसके बिना कभी भी नहीं डरा सकता था, और मैं 9 स्वार्ड किंग में से एक बनने के लिए सेंट्रल एरिया में कभी भाग नहीं सकता। आखिरी में विजय बल से प्राप्त की जाती है बल्कि शांति छल से प्राप्त की जाती है, और स्वार्ड स्टार एम्पायर की शक्ति इनविंसिबल स्वार्ड से आती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये सुनकर वैसे ही डेंकिंगसन की आंखें चमक उठी, वैसे मुस्कुराते हुए घूरते हुए प्राइम मिनिस्टर की ओर घूरते हुए कहता है, स्वार्ड स्टार एम्पायर की शक्ति उस आदमी के बिना आधी है
और बैली जिंगवाई यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बिना जो इनविंसिबल स्वॉर्ड होगा वो शायद चारों लैंड पर काबू पा ले, लेकिन उसको वो सब करने में इस प्राइम मिनिस्टर के बिना काफी मुश्किलें आएंगी और फिर उसके लिए ये एक कठिन काम बन जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि वो दिन अब आने ही वाले हैं। दिन वैसे ही जो सेंगवान फुयुंग था वो भी अपनी आंखों को बंद करके अपना सर हिलाता है और फिर वैसे ही वो भी कहता है जो सेंट्रल एरिया है वो बहुत ज्यादा ही मजबूत हो चुका है और 9 स्वॉर्ड किंग की ताकत के साथ चारों लैंड के पास कोई भी मौका नहीं होगा। और जो ये बैली जिंगवाई की योजना है जो कि ये बहुत सालों से बनाते आ रहा है वो सब कुछ बस जल्दी ही पूरी होने वाली है। देन वैसे ही जो डैंकिंग सेन होता है वो किसी को नोटिस करता है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है अरे वो आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है। डैंकिंग सेन की चीख से जो सेंगवान फुयुंग था वो भी घबरा गया और देन वैसे ही बुदबुदाते हुए अपने मन में कहता है अब तो वेस्टर्न लैंड भी। देन वैसे ही जो सेंगवान फुयुंग होता है वो डैंकिंग सेन को देखते हुए कहता है ओल्ड मैन आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। देन वैसे ही जो डैंकिंग सेन होता है वो भी कहता है अरे अरे नहीं कोई भी नहीं, वो रॉन्ग पर्सन है, मुझे लगा कि कोई और है। और देन वैसे ही डैंकिंग सेन और भी कफ मारने लगता है शराब के, वैसे ही हंसते हुए अपने सर को हिलाने लगता है। इस समय जो डैंकिंग सेन की ग्रिप थी वो और भी ज्यादा हार्डर हो चुकी थी और उसके जो शार्प आईज थी उनके पीछे एक अननोन इंटेंट छुपा हुआ था। तभी हमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर के बाद जो दोनों ग्रैंड मास्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं। आने के बाद जूफेन को ग्रीट करते हैं और जूफेन की तारीफ करते हैं और फिर जूफेन भी कहता है जो सर है वो बहुत ज्यादा ही काइंड है। और अब 3 लोग वहाँ पर आ चुके थे, मतलब 3 लोग सेलेक्ट हो चुके थे। एक जूफेन था और वो दोनों ग्रैंड मास्टर थे, वही शायद चंगू मंगू। और इस समय जो चंगू था वो इस समय बस जूफेन को ही देख रहा था क्योंकि जूफेन ने उससे फास्ट रिफाइन कर लिया था पिल को। और जो जूफेन था वो उससे मतलब चंगू से बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन तब भी इतना ज्यादा एज डिफरेंस होने के बाद जूफेन ने चंगू से पहले पिल को रिफाइन कर लिया। इसी से चंगू मंगू थे वो बहुत ज्यादा ही हैरान थे। और ये एक ऐसा टैलेंट था जिसे एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था और बहुत ज्यादा ही आउटरेजियस था। देन वैसे ही जो चंगू होता है वो जूफेन से पूछता है लड़के तुम किसका मेंटल कैरी करते हो। देन वैसे ही जूफेन भी कहता है ओ ये तो मेरी क्लैन की इनहेरिटेंस है। और ये जूफेन ने बहुत ज्यादा ही मॉकरी स्माइल करते हुए कहा था जैसे कि जूफेन उसका मजाक उड़ा रहा हो। और चंगू को भी पता था कि इसका मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन तब भी वो अपने आप को संभालता है और फिर वैसे ही कहता है ठीक है चलो तुम इसे अपने तक ही रखना, वैसे भी हम लोग इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, लेकिन मुझे ये तुम्हें बताने दो हमारे वहाँ बहुत सारी स्ट्रिक्ट डिमांड होती है एल्केमी में। और जब हम जैसे लोग एक 7th ग्रेड की पिल बनाते हैं तो वो एकदम डिसरिस्पेक्ट करने जैसा होता है हमारे मास्टर्स को। और दूसरी तरफ जो स्पीड होती है वो एसेंस होती है पिल को तेजी से बनाने के लिए, मतलब एक परफेक्ट पिल को बनाने के लिए। तुम सिर्फ एक टॉप पिल के साथ हमसे तेज होने के लिए अपने सर को ज्यादा मत उठाओ। और देन वैसे ही जब किंग ये सुनती है वैसे ही वो जल्दबाजी में आगे आती है और उन बूढ़े लोगों से चिल्लाते हुए कहती है बूढ़े लोगों ने इतनी छोटी सी 7th ग्रेड की पिल बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगाया। जब जूफेन इसकी बात सुनता है किंग की बात है तो वैसे ही वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उन सीनियर्स से कहता है बूढ़े लोगों से, मतलब उन्हें चंगू मंगू से, सीनियर्स प्लीज इसे माफ करें, इसे अभी इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, ये सब कुछ बस इसीलिए हुआ कि यहाँ पर मैं थोड़ा तेज हो गया, लेकिन प्लीज आप इसका बुरा बिल्कुल मत मानना। देन वो चंगू मंगू भी कहते हैं अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग तुम्हारे जितने गिर जाएंगे, मतलब तुम जैसे एक बच्चे तक गिर जाएंगे, तो हम लोग ऐसा काम मतलब ऐसे शर्मिंदगी वाला काम कभी भी नहीं करेंगे। भले ही चंगू को कुछ इसकी कोई परवाह नहीं हो, लेकिन तब भी उसके पास कुछ था केयर करने के लिए, कुछ एडमिट करने के लिए। और फिर वैसे ही कहता है इसके अलावा लड़के तुम इतने यंग होने के बाद भी तुम इतनी टॉप क्वालिटी की पिल बनाए हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो है, तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुमने बहुत तेजी से इस पिल को बनाया है, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो बच्चे, हमसे भी आगे। और जब जूफेन सुनता है तो वो भी अपने हाथ को जोड़ते हुए उनसे कहता है थैंक यू सो मच सीनियर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। और अब जब वो दोनों चंगू मंगू थे वो ये बात कह करके अब उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर वैसे वो दोनों ही चंगू मंगू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ अजीब से साइन बनाते हैं। फिर वैसे ही अपने अपने मन में कहते हैं जो न्यू है वो अब रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड को। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।